हेलो गाइस, महामैराथन में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 डिटेल में कवर, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। मैक्सिमम बच्चों को यही दिक्कत आती है, सर समझ में आ जाता है, सर सुनते हैं तो समझ में आ जाता है कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन जब एग्जाम में लिखने की बारी आती है तो तोते उड़ जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता, क्या लिखे कितना लिखे। फिर क्या होता है, खिचड़ी पकाई जाती है, वही 2-4 पॉइंट जो माइंड में चल रहे होते हैं उसको घुमा फिरा करके लिखते हैं और बाद में क्या होता है, नंबर आते हैं ठप, नंबर गए। नंबर क्यों नहीं मिलते? क्योंकि भैया आप वही 2-3 पॉइंट को घुमा घुमा कर लस्सी घोलते रहते हो। ऐसा नहीं करना। इन 2 चैप्टर्स के अंदर में मैं आपके साथ कवर करूंगा पॉइंट्स सारे कैसे लिखने हैं। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच हम लेकर चलेंगे, आपकी प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे, आपके राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे। कॉपी पेन लेकर के रखना और देखना कि एक कंसेप्ट के कितने सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, उसको लर्न कर सकते हो, रिप्रोड्यूस कर सकते हो और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। इसके अलावा कुछ और कोई बात हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं महामैराथन। टॉपिक हमारा आता है कि स्ट्रैटेजी क्या होती है। ठीक है, वन बाय वन टॉपिक को लेते जाएंगे, कवर करते जाएंगे। स्ट्रैटेजी आपका प्रिंट आउट है। कोई भी प्रिंट आउट अगर आप लेते हैं किसी भी चीज का, लेट सपोज ये प्रिंट आउट आपने लिया किसी चीज का, ये जो प्रिंट आउट है ये फाइनल पोजीशन होती है। यानी स्ट्रैटेजी जो होनी है वो आपके प्रिंट आउट की तरह आपके सामने होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। ये प्लान होता है मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। और उसके बाद आर से आप लिखेंगे रूट प्लान टू टेक पोजीशन विन ओवर कॉम्पिटिटर्स। यानी कि एक रूट प्लान होता है जिससे आप पोजीशन गेन कर पाते हो एक अच्छी, और कॉम्पिटिटर्स को जीत जाते हो। फिर आप लिखेंगे इसके अंदर में इट इज ए इमेज ऑफ योर ब्लूप्रिंट। जो आपके दिमाग में ब्लूप्रिंट चल रहा है उसकी इमेज आपकी स्ट्रैटेजी में झलकनी चाहिए, राइट। इसके अलावा नंबर ऑफ यूनिफाइड प्लान्स टू अचीव डिजायर्ड बिजनेस गोल्स। यानी स्ट्रैटेजी एक प्लान नहीं है, इट्स ए मिक्सअप ऑफ मेनी प्लान्स। बहुत सारे प्लान्स बनाए जाते हैं स्ट्रैटेजी के तहत और एक प्लान बनाया जाता है जिससे बिजनेस गोल को अचीव किया जा सके। फिर आता है हमारा टोटल एनालिसिस ऑफ सिचुएशन एंड एडवर्स सिनेरियो। यानी आपको स्ट्रैटेजी बनाते वक्त पूरा एनालिसिस करना चाहिए अपनी पूरी सिचुएशन का, चाहे वो शॉर्ट एनालिसिस है, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें, हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें। उसको प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद अपने सिनेरियो को आपने चेक करना है, क्या एडवर्स सिनेरियो चल रहा है, आपके अगेंस्ट क्या क्या चीजें चल रही हैं, फिर आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। यानी अगर क्वेश्चन आता है स्ट्रैटेजी क्या होती है तो आपके पास ये कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए जो आपके आंसर में होने चाहिए। आप इन आंसर्स में अगर इन कीवर्ड्स को लिखोगे तो आपके राइटिंग स्किल्स हो जाएंगे बेहतर और आंसर हो जाएगा बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। सर स्ट्रैटेजी तो आपने समझा दिया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। देखो बेटा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक बिस्किट से हम समझेंगे। बिस्किट की स्ट्रैटेजी क्या होती है, बिस्कुट का साइज छोटा होता जाता है, प्राइस सेम रहता है। जैसे पार्ले जी आपने देखा होगा, पार्ले जी का प्राइस वही है कई सालों से, लेकिन हो क्या रहा है, उसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है, उसका साइज कम होता जा रहा है। तो ये भी तो एक मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है, राइट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम वर्ड समझेंगे, इट इज ए बंडल ऑफ डिसीजंस। यानी इसमें बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, इट्स नॉट ए सिंगल डिसीजन। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज। यानी यहां पर आपको स्ट्रैटेजीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होगी। ये आपका हम स्ट्रैटेजिक चॉइसेस चैप्टर 4 में भी डिस्कस करेंगे कि स्ट्रैटेजी को कैसे चूज किया जाता है, और उससे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी होंगी स्ट्रैटेजीज को। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का एनालिसिस करना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप कवर करेंगे इट कैन हैव ए पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी आपने बना ली तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट ही होगा, अगर आपकी स्ट्रैटेजी गलत है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। यानी वर्ड अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपसे पूछा जाता है तो आपने पॉइंट सारे मेंशन करने हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे अनफीजिबल एज वेल एज अनप्रेडिक्टेबल। बहुत बार जो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है और अनफीजिबल सी लगती है, ऐसा लगता है ये तो हो ही नहीं सकता। स्ट्रैटेजी का मतलब ही है आप ऐसी चीज को बनाना जो अनफीजिबल लगे लेकिन आप उसको फीजिबल बनाओगे, राइट। जैसे आप अपने एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हो तो बहुत बार लगती है अरे यार सर ये तो अनफीजिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है, हो सकता है। स्ट्रैटेजी का मतलब ही है ऐसा प्लान बनाना जिसको आप अचीव कर सको। ठीक है, बहुत सारे तिगड़म लगाने पड़ते हैं उसके अंदर में, राइट।
लगा लोगे, चिंता मत करो, राइट। फिर आता है इंपैक्ट ऑन स्मॉल एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंपैक्ट सभी पर पड़ता है, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी बनाती है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आप लिखेंगे टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, यानी स्ट्रैटेजी का मकसद क्या होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मकसद क्या होता है, जो भी आपके पास यूजफुल रिसोर्सेज है उन सबको टैप करना, उन सबको यूटिलाइज करना, ताकि आप बेहतर मैनेजमेंट कर सके। अब देखो, इस पॉइंट से आपको ये समझ आ गया होगा कि जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को डिफाइन करने की बारी आती है तो हम 2-4 घिसी पिटी लाइनें लिख करके आ जाते हैं। देखो, ये पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए। लैंग्वेज आप कैसे भी लिखो, हर स्टूडेंट का लिखने का तरीका अपना अपना होता है। देयर इज नो सेट पैटर्न कि आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखेंगे। हाँ, लेकिन वो जो लैंग्वेज है, जो भी आप लिख रहे हैं, उनमें अगर ये सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा सबसे बेस्ट। क्योंकि देखो, एग्जामिनर क्या चेक करने वाला है, क्या आपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को डिफाइन करते वक्त ये लिखा कि इसमें आपको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, आपको स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई करनी होती है, आपको सॉर्ट एनालिसिस करना होता है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट हो सकते हैं, ये अनफिजिबल अनप्रेडिक्टेबल लगता है, इसका इंपैक्ट स्मॉल और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है, और आपका मेन मकसद होता है सारे रिसोर्सेज को टैप करना। अगर ये आपने 7 जो है कीवर्ड्स डाल दिए अपने पैराग्राफ के अंदर में, वाओ, फिर आएगा नंबर, फिर आएंगे मजा, फिर आएंगे आपके मार्क्स। फिर आता है बेनिफिट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, सबसे पहला पॉइंट आप इसमें लिखाएंगे कि इससे सपोर्ट मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो सर्वाइवल की बात करें, चाहे वो ग्रोथ की बात करें। अगर आप स्ट्रैटेजिकली मैनेज कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। दूसरा पॉइंट आप मेंशन करके आएंगे, इससे ट्रू पाथ फाइंडर, आपका सही रास्ता, सही डायरेक्शन आपको मिलती है, एक सही रास्ता दिखता है, एक सच्चा रास्ता दिखता है आपको, जिसको फॉलो करके आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर अगला पॉइंट आप मेंशन लिखकर आएंगे, रियलिस्टिक गोल्स विद विजन ऑफ द कंपनी, यानी आपकी कंपनी का जो विजन होता है उसके हिसाब से आप अपनी रियलिस्टिक गोल बना पाते हो, राइट। आपका जो विजन होगा कंपनी का, जो आप चाहते हो फ्यूचर में अचीव करना, वो गोल में तब्दील हो जाता है स्ट्रैटेजिकल मैनेजमेंट के द्वारा। अगर आप स्ट्रैटेजिकली मैनेज कर रहे हो, आपका विजन जो है वो गोल के अंदर तब्दील हो जाएगा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और वो गोल रियलिस्टिक होंगे, जो आपको टारगेट करने होंगे, आपको अचीव करने होंगे। फिर इसमें आप लिख कर आएंगे, इट अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स, यानी कि अगर आप स्ट्रैटेजिकली मैनेज कर रहे हो तो आप बहुत सारी महंगी गलतियों से बच सकते हो, आप बहुत सारी गलतियां करने से बच सकते हो, बहुत सारी गलत चॉइस करने से आप बच सकते हो, बहुत सारी गलत इन्वेस्टमेंट करने से आप बच सकते हो, अगर आप स्ट्रैटेजिकली मैनेज कर रहे हो तो। फिर इसका एक फायदा और है, टोटल फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस। जब ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़े बड़े मेजर डिसीजन लेने होते हैं तो आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के द्वारा एक फ्रेमवर्क आपका बन जाता है, जिसके दायरे में रह करके आप वो सारे डिसीजन आसानी से ले सकते हो। इसलिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। इट एनहांस लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की उम्र बढ़ जाती है अगर आप स्ट्रैटेजिकली मैनेज करोगे तो, राइट। फिर वर्ड आएगा इसमें, गिव अप्रोच ऑफ प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव, राइट। तो आपको एक अप्रोच मिलती है प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। देखो, रिएक्टिव सिचुएशन तो आप करोगे ही करोगे आगे चल के, जैसा समय आएगा, जैसे प्रॉब्लम आएंगे, वैसे आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजिकली मैनेज कर रहे हो तो आप एक प्रोएक्टिव अप्रोच, पहले से सोचे समझे अप्रोच लेकर के चल सकते हो, जिससे आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप विन विन कर पाओ, राइट। फिर वर्ड है इसमें आप लिखेंगे, इंक्रीज नॉलेज ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स। अगर आप स्ट्रैटेजिकली मैनेज कर रहे हो तो उसका फायदा ये होता है, आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है, चाहे वो बिजनेस की नॉलेज हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो, चाहे वो मार्केट की नॉलेज हो। और फिर आप एक वर्ड लिखकर आएंगे, कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप स्ट्रैटेजिकली अपने काम को कर रहे हो। क्या इस वर्ड से आप इसको याद कर सकते हो? इस टॉपिक को अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से मैच करना, ये सारे कीवर्ड्स आपको वहां मिलेंगे बेटा, सारे कीवर्ड्स।
यानी वहां पर जो कीवर्ड्स एग्जामिनर चाहता है कि आपके स्टडी मॉड्यूल के आपके एग्जाम में लिखे होने चाहिए, ये सारे कीवर्ड्स हैं। और इसको याद करने का सबसे आसान तरीका स्ट्रैटेजिक, आप इसको चलते फिरते भी याद कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। ऐसे सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। टी से ट्रू पाथ फाइंडर है, आर से रियलिस्टिक गोल्स होते हैं, अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स, टोटल फ्रेमवर्क हमारे को मिल जाता है, लॉन्गेविटी हो जाती है बिजनेस की, अप्रोच मिलती है प्रोएक्टिव, और नॉलेज बढ़ती है बिजनेस की, प्रोडक्ट की, मार्केट की, और कोर कॉम्पिटेंसी आती है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। अब देखो, आप आंसर लिख कर आ रहे हो ये वाला, जिसमें सारे कीवर्ड्स जो आपके मटेरियल के अंदर में दिए हुए हैं इंस्टीट्यूट ने, वो सारे कीवर्ड्स आप यहां पर अगर आप कवर कर रहे हो तो सोचिए आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे कम मिलेंगे। एक नॉर्मल बच्चा क्या करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में गिनी चुनी 3 बातों को 4 बार रिपीट करके आ जाता है। वो सोचता है मैं घुमा फिरा करके इन लाइनों को लिख दूं और मुझे नंबर मिल जाएंगे, और वहीं पर हो जाता है कलेश, वहीं नंबर कट जाते हैं। और बच्चा सोचता है सर मैंने तो बहुत सारा लिखा था, मैं तो पूरा पेज भर भर के आया था, फिर नंबर कहां चले गए? बेटे नंबर पेज भरने के नहीं मिलने वाले हैं, नंबर आपको मिलेंगे अगर आप वहां सारे पॉइंट्स लिख करके आएंगे। लैंग्वेज आपकी, आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हो, लेकिन उनमें कीवर्ड्स ये जरूर होने चाहिए, ये सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। अगर ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए तो आपको मार्क्स 101% मिलेंगे, क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल के सारे पॉइंट्स यहां पर कवर हो रहे हैं। चाहे वो सपोर्ट की बात करें, ट्रू पाथ फाइंडर की बात करें, गोल की बात करें, मिस्टेक की बात करें, फ्रेमवर्क की बात करें, लॉन्गेविटी की बात करें, प्रोएक्टिविटी की बात करें, नॉलेज की बात करें, कोर कॉम्पिटेंस की बात करें। अब सोचो आप इतनी सारी इंपॉर्टेंस बता रहे हो तो वाओ, मजा आएगा कि नहीं आएगा? हम ऐसे ही सारा कवर करेंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसके अंदर में नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेशंस भी है क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की? हाँ सर, बहुत कॉस्टली पड़ता है सर, ये बहुत कॉस्टली पड़ता है। जैसे कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबुलेंट एनवायरनमेंट, आप कितनी भी स्ट्रैटेजी बना लो सर, बच्चे स्ट्रैटेजी बनाते हैं एग्जाम के लिए, लेकिन वो हा सर बहुत बार तो इंगा फिंगा हो जाती है सर, पता ही नहीं चलता कहाँ गई स्ट्रैटेजी। क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ट्रबुलेंट है, बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है। हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट बहुत तेजी से बदल रहा है सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहे हैं सर, वो तो बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है सर, है ना? बिजनेस को कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है ना अडॉप्ट करने में। तो भैया स्ट्रैटेजी कई बार बनाते हैं और वो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में घूम जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को सप्लायर से भी डील करना होता है, कस्टमर से भी डील करना होता है, और गवर्नमेंट से भी डील करना होता है। तो जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो सारे एंगल से तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर बंदे को ध्यान में रखना, हर एंटिटी को ध्यान में रख करके स्ट्रैटेजी बनाना इट्स नॉट ईजी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को सप्लायर से भी डील करना है, कस्टमर से भी डील करना है, गवर्नमेंट से भी डील करना है ना, करना तो है ही है सर। सिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस सर, स्ट्रैटेजी बनाना कोई आसान काम थोड़ी है सर, प्रोफेशनल एक्सपर्ट हायर करने पड़ते हैं, उनकी फीस लगती है, टाइम लगता है, बहुत सारी डिस्कशंस होते हैं सर, बहुत सारे कंक्लूजन ड्रॉ करने पड़ते हैं, बहुत सारे सर्वे कराने पड़ते हैं, तब जाके तो सर स्ट्रैटेजी बनती है। तो क्या खर्चा नहीं आएगा सर? बिल्कुल आएगा सर। तो सिग्निफिकेंट एक्सपेंस भी लगेगा उसके अंदर में। फिर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, अगर आपको इमीडिएट स्ट्रैटेजी बनानी है तो आप नहीं बना सकते, इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, टाइम तो लगेगा ही लगेगा उसके अंदर में सर। टाइम भी तो चाहिए ना सर, बिजनेस में डिसीजन बहुत फास्ट लेने पड़ते हैं, बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो भैया उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, राइट। फिर आप इसमें वर्ड लिख कर आएंगे लिमिटेड रिसोर्सेज सर कई बार रिसोर्सेज भी तो बहुत लिमिटेड होते हैं ना कंपनी के पास। ऐसा थोड़ी है कि कंपनी के पास एक्सपर्ट बैठे हुए हैं घर के अंदर में, सारे एक्सपर्ट फोन करेंगे और आ जाएंगे सर। कई बार ऐसा भी होता है खर्चा लगता है, पैसा नहीं होता उतना पैसा खर्च करने के लिए, एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए। कई बार इतना पैसा नहीं होता कि आप सारे सर्वे करा सको, है ना। तो आप यहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियन का भी एक वर्ड लिख सकते हो कि जिसकी वजह से हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। आप पैसा खर्च कर सकते हो लेकिन हो सकता है सर एक्सपर्ट ही ना मिले हमारे को, वैसा उसको ढूंढने में दिक्कत आती है। तो ये भी एक लिमिटेशन है आपके पास में। फिर आता है यील्ड टू कॉम्पिटिटिव सिनेरियो। भैया कॉम्पिटिटिव सिनेरियो ऐसा होता है, आज आपने स्ट्रैटेजी बनाई और कंपटीशन के अंदर पता चला वो अगले आपके कॉम्पिटिटर ने उससे बढ़िया स्ट्रैटेजी बना दी और आपके टाइम फिस। तो ये कॉम्पिटिटिव सिनेरियो के अंदर में यील्ड करना, इससे प्रॉफिट कमाना, इट्स वेरी चैलेंजिंग टास्क। अब ये सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर में जाकर देखना, एक बार चेक करना, ठीक है। अब जब भी आंसर आएगा व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, या केस स्टडी के अंदर में, सिनेरियो के अंदर में, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपको क्या क्या वर्ड लिख कर आने हैं? कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबुलेंट एनवायरनमेंट लिख कर आना है, डीलिंग किस किस के द्वारा डील किया जा रहा है वो लिख करके आना है, इसमें खर्चे लगते हैं, इसमें टाइम लगता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन लेना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव सिनेरियो होता है। ये सारी बातें अगर आप लिख कर आते हो, वाह 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 वाह, फिर आएगा मजा।
फिर देखना आप कैसे आपको जबरदस्त तरीके से आपको रिस्पॉन्स मिलता है आपके आंसर्स का, मार्क्स का। अगला टॉपिक आता है विजन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सर विजन को कैसे डिसाइड करें, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं पूछने के, और यहां पर वो आपसे ये भी पूछ सकता है सर एक विजन स्टेटमेंट बनाओ, तो आपको विजन को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा वहां पर, है ना। तो विजन को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आप बताएंगे सर इट्स ए डायरेक्शनल पाथ। ये एक डायरेक्शनल पाथ होता है स्ट्रैटेजी मेकिंग प्रोसेस के अंदर में, क्योंकि इस विजन से ही हमें एक डायरेक्शन मिलती है, एक रास्ता मिलता है जिसके तहत हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। क्योंकि हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है जहां पर कंपनी पहुंचना चाहती है, तो उसको एक रास्ता मिलता है, एक डायरेक्शनल पाथ मिलता है विजन के द्वारा। इट इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनी फ्यूचर पोजीशन। कंपनी फ्यूचर में अपने आप को कहां पर दिखती है, उसका ब्लूप्रिंट होता है विजन स्टेटमेंट। ये कम्युनिकेट करता है, क्या कम्युनिकेट करता है, मैनेजमेंट के एस्पिरेशंस टू द स्टेक होल्डर्स, कि स्टेक होल्डर्स की एस्पिरेशंस क्या हैं, मैनेजमेंट क्या स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड कराना चाहता है, कंपनी कहां पर फ्यूचर में दिखना चाहती है, वो एस्पिरेशंस, वो संभावनाएं, वो कंपनी का विजन होता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, इसमें बहुत क्रिएटिव थिंकिंग इंक्लूड होती है, इसमें इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप होती है और एंथुसियाज्म होता है। जब विजन स्टेटमेंट लिखी जाती है तो बहुत पॉजिटिव वे में इसको डिफाइन किया जाता है। ऑब्वियसली आपने भी जब सीए ज्वाइन किया होगा तो आपका भी विजन होगा, आपको एक सक्सेसफुल सीए बनना है, बहुत जल्दी फर्स्ट टाइम में सीए को क्वालिफाई करना है। तो ये इसमें बहुत क्रिएटिविटी भी आती है, एंथुसियाज्म भी आता है और इंटेलिजेंस भी इसमें इंक्लूड होती है। It's a crucial for every subsystem of the organization. It's a very crucial, क्योंकि हर जगह पर आपको एक पाथ चाहिए, डिसीजन लेने के लिए एक रास्ता चाहिए, एक गोल चाहिए, और वो विजन स्टेटमेंट आपको पहुंचाता है कि आपको किस वे में कब और कैसे डिसीजन लेना है स्ट्रैटेजिकली। तो इट्स ए वेरी क्रूशियल, विजन स्टेटमेंट इज वेरी क्रूशियल फॉर एवरी सब सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का विजन है ऑफ बीइंग अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। तो अब कभी विजन स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है, किसी भी फॉर्म में आता है, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले ये डायरेक्शनल पाथ होता है, इसमें असेंशियल क्या होता है, ये कम्युनिकेट क्या करता है, ये इंक्लूड क्या करता है, इसमें क्रूशियल क्या होता है, और एक एग्जाम्पल। फिर देखो आपका आंसर कैसे आता है। राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हुए, अब आपको समझ आया कि आप गलती कहां करते हो। आपको जब विजन आता है तो आपको 2-3 पॉइंट घिसे पिटे जो आपने लिखे होते हैं, आप सोचते हो मैं लिखाऊंगा और मुझे मिल जाएंगे नंबर। अरे नहीं मिलेंगे नंबर भाई। नंबर मिलने के लिए सर आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा सब कुछ। इट्स ए राइटिंग एग्जाम, समझो मेरी बात को। पता है सीए बच्चों के राइटिंग स्किल्स बहुत पुअर क्यों होते हैं, वो लिखते ही नहीं है। सुन लिया, पढ़ लिया, ओ समझ लिया, ऐसा लगता है कि बस दुनिया जीत ली। ऐसा नहीं होता माय डियर, ऐसा नहीं होता। अगर आप ये पॉइंट्स को लिखोगे, मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये आपको याद हो जाएंगे। आप इसको लिखो बार बार, एक बार अपने हाथ से लिखो कॉपी पेन पर, फिर देखो आपका कमाल। ये पॉइंट्स अगर आप उन सारे पॉइंट्स को अपने पैराग्राफ में लिख कर आते हो या पॉइंटर फॉर्म में लिख कर आते हो, फिर देखना आपको कैसे मार्क्स मिलते हैं। जबरदस्त मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। फिर मिशन स्टेटमेंट क्या होती है, मिशन स्टेटमेंट के बारे में आप लिख कर आओगे। सर मिशन खुद एक्सप्लेन करता है मिशन स्टेटमेंट क्या होती है। इट इज ए मोटिवेशन बेस, इट इज ए मोटिवेशन बेस। मिशन स्टेटमेंट से मोटिवेशन आता है, पूरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें ये काम अचीव करना है। ठीक है, इन्वेस्टर को पता चलता है कि आपका पर्पस क्या है सोसाइटी के अंदर में, आप सोसाइटी को क्या देने वाले हो। इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड द फर्म्स पर्पस इन दी सोसाइटी। सोसाइटी में आपका पर्पस क्या है, आप क्या रोल प्ले करने आए हो, आप क्या पीपल्स को देने आए हो, आप क्या नई चीज, कंपनी जो नई चीज लेकर आ रही है जिससे सोसाइटी का भला होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, उनको कुछ नया मिलने वाला है, कैसे, किस फॉर्म में, आप सोसाइटी की कौन सी जरूरत को पूरा करने वाले हो। ये सारा आपकी मिशन स्टेटमेंट से समझ आता है इन्वेस्टर्स को, तभी इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा लगाता है। मिशन स्टेटमेंट क्या करती है, आपको हेल्प करती है आइडेंटिफाई फर्म की कैपेबिलिटीज क्या हैं, फर्म की एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, फर्म को कस्टमर पे फोकस कैसे करना चाहिए, ये सारा मिशन स्टेटमेंट से डिफाइन होता है। इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज है, चाहे वो टाइम है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, जो भी रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो सारे कैसे कहाँ पर एलोकेट होने चाहिए, कहाँ पर लगने चाहिए, ये मिशन स्टेटमेंट से हमें समझ में आता है। आइडेंटिफाई किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट उसके मिशन से
दिखता है, जैसे आपका मिशन क्या है उससे दिखता है कि आप कैसे पढ़ते हो, कैसे एनवायरनमेंट में पढ़ते हो, आपका जोश कितना हाई होता है ना। आपका क्लाइमेट आपकी जोश को डिफाइन करता है, राइट। दूसरा एक पॉइंट और आप लिख कर आएंगे, ट्रांसलेट ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर। विजन स्टेटमेंट से याद है अभी हमने पढ़ा था कि विजन स्टेटमेंट को से हम गोल्स को डिफाइन करते हैं और मिशन स्टेटमेंट गोल हमारा वर्क स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अब समझ आया कि नॉर्मली आप क्या सोचते थे मिशन के बारे में और क्या लिख के आते, और अब आप क्या लिख सकते हो। अगर आपको मिशन से ये वर्ड याद आ गया कि मोटिवेशन का बेस होता है, इन्वेस्टर्स इसमें क्या समझते हैं, ये स्टेटमेंट क्या हेल्प करती है, इससे स्टैंडर्ड क्या बनता है, इसे आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, इससे ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट एस्टैब्लिश किया जा सकता है, और नोट यानी कि ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्टिव गोल्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर। अगर आप ये लिख कर आते हो फिर देखना आपके राइटिंग स्किल्स कहाँ पर चले जाते हैं। तब आपको समझ में आएगा वाओ सर अब समझ में आ रहा है कि नंबर क्यों नहीं मिलते एग्जाम के अंदर में, क्योंकि हम ये सारे पॉइंट्स नहीं लिख करके आते, और ये सारे पॉइंट्स आपके स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं। हमने वहां से सिर्फ कीवर्ड्स को उठा करके आपके सामने रखा है कि ये कीवर्ड्स आपकी लैंग्वेज में, जो भी आप लैंग्वेज लिख कर आते हो, जैसा भी आप लिख कर आते हो, टूटी फूटी अंग्रेजी में लिख कर आते हो, जैसा भी लिख कर आते हो बेटा, क्योंकि इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, इट्स नॉट ए लैंग्वेज टेस्ट कि आपके वहां पर अंग्रेजी चेक की जाएगी, लेकिन हाँ आपके आंसर में कीवर्ड्स अगर हैं, ये पॉइंट्स अगर हैं, तो ही आपको नंबर मिलेंगे, वरना नंबर नहीं मिलने वाले आपको। मेरी बात समझ आ गई? इट्स नॉट ए लैंग्वेज टेस्ट। कई बच्चे सोचते सर हमारी इंग्लिश बहुत पुअर है, सब बेटा कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें जो भी लिखो, अगर ये पॉइंट्स अगर आप लिख करके आ रहे हो, चाहे आप पॉइंटर में लिख करके आ जाओ, तो भी आपको नंबर बहुत अच्छे मिल जाएंगे। ठीक, फिर चलते हैं वैल्यू एंड वैल्यू सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। वैल्यूज एंड वैल्यू सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये वैल्यूज से पता चल जाएगा आपको। यस, अब आसान लग रहा होगा ना, बड़ा अरे सर मिशन स्टेटमेंट मिशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है, सर विजन स्टेटमेंट डिसाइड करके समझ में आ रहा था, अरे सर ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स है तो हम बहुत जल्दी सारे कीवर्ड्स कवर कर जाएंगे। बेटा ऐसे ही कवर करोगे, आप चिंता मत करो, आप ऐसे ही कवर करोगे सारे पॉइंट्स मेरे साथ में। फिर देखो क्या मजा आने वाला है, जबरदस्त। देखो वी से आता है वैल्यूज इंक्लूड इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, इनोवेशन, डाइवर्सिटी। अगर आप वैल्यू में हमें आपने ये डिफाइन नहीं किया कि वैल्यूज क्या क्या इंक्लूड करती है, तो क्या लिख कर आओगे बताओ मेरे को। वैल्यूज में अगर वैल्यू वर्ड के अंदर में आपने वर्ड नहीं लिखा ना, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, इनोवेशन, डाइवर्सिटी, तो क्या आपको वैल्यू समझ में आई? क्या होता है वैल्यू? नहीं समझ में आता, आपको लिख कर आना पड़ेगा। These are inherent principles that guide decisions and actions। जैसे हमारे घर की कुछ वैल्यू सिस्टम्स होते हैं ना, हम उसको फॉलो करते हैं। जैसे कुछ लोगों के घर में नॉनवेज अलाउड नहीं है, तो वो सिस्टम को, उन वैल्यूज को फॉलो करते हैं। कुछ घरों में ऐसा होता है कि सुबह सुबह उठ के सबसे पहले नहा धोकर पूजा की जाती है, फिर खाना खाया जाता है। तो ये वैल्यू सिस्टम हमारे इनहेरेंट प्रिंसिपल्स हैं जो हमने घर में अपने बड़े बुजुर्गों से सीखे हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हम वैल्यूज बोलते हैं, जो डिसीजन को हेल्प करती है, डिसीजन को एक्शन लेने में हेल्प करती है, गाइड करती है आपको कैसे उनको लेना है। लॉन्ग फोकस ऑफ द कंपनीज सक्सेस, यानी कि वैल्यू सिस्टम आपके पूरे लॉन्ग फोकस को डिफाइन करता है, राइट। उसके बाद इट इज यूजफुल बिकॉज कंज्यूमर बाय विद द कंपनी हैविंग वैल्यू सिस्टम ऑफ देयर ओन। जिन कंपनी का अपना वैल्यू सिस्टम होता है, बायर उन्हीं से बाय करना ज़्यादा पसंद करता है। वैसे भी आपने नोटिस किया होगा, आप भी उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हो जिनका कुछ वैल्यू सिस्टम होता है, जिसको वो फॉलो करते हैं ना, उनके लिए रिस्पेक्ट आपके दिल में ज़्यादा होगी ना, है ना। तो ऐसे ही बायर भी देखता है कि कौन सी कंपनी है जो वैल्यू सिस्टम को फॉलो करती है, कस्टमर को पूरी सपोर्ट करती है, जो बात कहती है उसको करके दिखाती है ना। समझ गए मेरी बात? तो कस्टमर भी वहीं से बाय करेगा। एम्प्लॉई प्रेफर टू वर्क विद द एम्प्लॉयर हैविंग सेम वैल्यू सिस्टम। अगर एम्प्लॉई का भी सेम वैल्यू सिस्टम है ना, और ऑर्गेनाइजेशन का भी वैसा है, तो एम्प्लॉय ज़्यादा प्रेफर करता है कि मुझे ऐसी कंपनी में जाना है जो मेरे जैसा सोचती है, जो वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट देती है, जो मतलब आप ये समझ लो कि जैसे आपको लगता है ना कि आपकी भी कुछ वैल्यूज़ होंगी, है ना। ईमानदारी, कई लोगों में बहुत ईमानदारी होती है कि नहीं सर हमें तो सर मेहनत करके, है ना, मेहनत करके हमारे को रिजल्ट लेकर आना है। तो वह वैल्यू सिस्टम जो आप किसी और में देखते हो तो आप उसको पसंद करते हो, है ना। ऐसे एम्प्लॉय भी उस ऑर्गेनाइजेशन को पसंद करते हैं जो सक्सेसफुल होती है, जिनका वैल्यू सिस्टम एम्प्लॉय के वैल्यू सिस्टम से मैच कर रहा होता है। तो वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सेट द टोन फॉर एम्प्लॉयज थिंकिंग एंड बिहेवियर इन डायलेमा सिचुएशन।
टफ सिचुएशन में एक एम्प्लॉय कैसे सोचेगा, कैसे बिहेव करेगा, ये उसके वैल्यू सिस्टम पे ही डिपेंड करता है। जैसे आपका भी कुछ वैल्यू सिस्टम है, आप में लाइफ में बड़ी टफ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हाउ डू यू डील विद दैट? आप आपकी जो गाइडलाइंस होती है, आपके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, आपका जो वैल्यू सिस्टम होता है, आपका जो ट्रस्ट होता है, वो आपको गाइड करता है कि नहीं भाई इस टफ सिचुएशन में मेरे को गलत काम नहीं करना है ना। होता है ना ऐसा आपके साथ में? तो सर सेम चीज कंपनी के साथ भी होती है, ठीक है। तो वैल्यू एंड वैल्यू सिस्टम पे अगर कोई भी टॉपिक आता है तो आपने वैल्यूज को एक्सप्लेन करना है कि वैल्यूज इंक्लूड क्या करती है, ये इनहेरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, इसका फोकस कंपनी की सक्सेस पर होता है, फोकस पे वर्ड देना है, ये यूजफुल कहाँ पर होती है, एम्प्लॉय क्या प्रेफर करता है, और इसे टोन, ये वाला जो वर्ड है टोन, ये आपके आंसर में झलकना चाहिए। अगर ये चीज आपके आंसर में आ रही है तो आपका आंसर हो जाएगा झक्कास, बिंदास, मजेदार। अब लिखना आसान लग रहा है ना आपको थोड़ा थोड़ा? कभी कमेंट बॉक्स में जरूर डालना अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ सर ये चीज मेरे को यूजफुल है। जस्ट प्लीज पुट ए कमेंट। अरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, मुझे मालूम है आपने, थैंक यू सो मच। राइट, चलो अब और अगला पॉइंट आता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होती है सर? देखो फेथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है फेथ। SBU स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट पता है कब बनाई जाती है? जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये फेथ आ जाता है कि ये मेरी यूनिट इंडिपेंडेंटली, आजादी से, अपनी मर्जी से सारे काम कर सकती है, तो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को SBU बना देती है। जैसे जब पिताजी को, किसी के फादर को यह विश्वास हो जाता है कि मेरा बेटा खुद डिसीजन ले सकता है, मेरा बेटा खुद सारे काम कर सकता है, सारी प्रॉब्लम को झेल सकता है, अपने टारगेट को खुद सेट कर सकता है, अपने डिसीजन खुद ले सकता है, तो पेरेंट्स भी क्या करते हैं, बच्चों को इंडिपेंडेंट कर देते हैं, जा जी ले अपनी जिंदगी, है ना। बिल्कुल वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को जब लगता है कि ये यूनिट अपनी डिसीजन खुद ले सकती है तो उसको बना दिया जाता है SBU स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। अब इसको लिखना कैसे है सर? इससे फुल्ली फंक्शनल यूनिट होती है ये, ठीक है। पहला वर्ड लिखेंगे इससे फुल्ली फंक्शनल यूनिट, और इसका जो एक्सेस होता है, रेवेन्यू को ये खुद एक्सेस करती है, अपनी कॉस्ट खुद डिफाइन करती है, अपने प्रॉफिट खुद सेपरेटली डिफाइन करती है ये यूनिट, ठीक है। अपने टारगेट भी खुद ही सेट करती है और उसको एक्सेस करती है। ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है जो खुद अपने सारे काम करती है, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करती है, उसको टैकल करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाती है, अपनी रेवेन्यू को एक्सेस करती है, कॉस्ट को एक्सेस करती है, प्रॉफिट्स को निकालती है। इट्स ए इंडिपेंडेंट यूनिट, ठीक है। दिस इज बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग मल्टीपल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। अगर कोई कंपनी है जैसे HUL है, ठीक है, ITC है, इनके बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर हैं, तो वहां पर SBU बना देना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। और इसके बाद आप देखेंगे हैज इट्स ओन विजन एंड डायरेक्शन। जो SBU होती है इसका खुद का विजन होता है और खुद की डायरेक्शन होती है। तो ये पॉइंट्स आपने वहां पर लिख करके आने हैं। इट्स ए फुल्ली फंक्शनल यूनिट, इसका एक्सेस कहां पर होता है, ये इंडिपेंडेंट होती है, ये मल्टीपल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में इसका ज़्यादा फायदेमंद होती है, इसका खुद का विजन होता है, खुद का इसकी डायरेक्शन होती है, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल इन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, कॉर्पोरेट स्टाफ, ये सब आता है हमारा किसमें, कॉर्पोरेट लेवल में। अब उनके रोल्स एक पायलट की तरह होते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जो रोल होता है कॉर्पोरेट लेवल का स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के अंदर में, इट्स जस्ट लाइक ए पायलट। आपने देखा होगा एरोप्लेन में बहुत सारे लोग पीछे बैठे होते हैं, लेकिन सबको डायरेक्शन कौन दे रहा होता है, कौन चला रहा होता है, उसका पायलट, यानी इसका कॉर्पोरेट लेवल। तो यहां से आप वर्ड याद कर सकते हैं, रोल्स ऑफ कॉर्पोरेट लेवल में आप एक वर्ड याद रखेंगे, पायलट। इस वर्ड से आप इसको रिकॉल कर सकते हैं सारे पॉइंट्स को। इट प्रोवाइड लीडरशिप टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय एग्जीक्यूटिंग स्ट्रैटेजी, यानी कॉर्पोरेट लेवल मेजर स्ट्रैटेजी बनाता है, ब्रॉड स्ट्रैटेजी बनाता है, जिससे एक लीडरशिप डेवलप होती है, जिससे सबको ये पता होता है कि हमें इस चीज को फॉलो करना है, एंड दैट इज डन बाय द कॉर्पोरेट लेवल। ये विजन, मिशन और गोल्स को डिफाइन करते हैं, विजन स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं, मिशन स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं, गोल्स क्या होंगे उसको डिफाइन करते हैं कॉर्पोरेट लेवल। लीड पॉलिसी बेस्ड गवर्नेंस सिस्टम, यानी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट लेवल जो गवर्नेंस करता है, जो सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, वो पॉलिसी पर बेस्ड करता है, यानी कि अलग अलग पॉलिसियां बनाई जाती हैं ताकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न किया जा सके। ये वर्ड आप लिख कर आएंगे वहां पर, लीड पॉलिसी बेस्ड गवर्नेंस सिस्टम। कॉर्पोरेट लेवल ऑपरेट एज ए लिंक बिटवीन स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट टीम एंड शेयर होल्डर्स, यानी कि जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है
टीम के द्वारा, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट टीम, उनके शेयर होल्डर्स, उन सब के बीच में लिंक का काम करता है कॉर्पोरेट लेवल। शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है उसको, और स्ट्रैटेजी जो टीम डेवलप कर रही है वो उनके बीच में एक लिंक का काम करता है और वैसी स्ट्रैटेजी फ्रेम करता है जिससे शेयर होल्डर्स की सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाएं और जो टीम स्ट्रैटेजी को डेवलप कर रही है उसके भी सारे पॉइंट्स को वो कंसीडर कर सके। और लिखेंगे टोटल डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सारी स्ट्रैटेजीज डेवलप की जाती हैं कॉर्पोरेट लेवल के द्वारा। ब्रॉड सारी स्ट्रैटेजीज कॉर्पोरेट लेवल बनाता है। तो जब भी क्वेश्चन आए रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल से रिलेटेड, उनके रोल्स क्या होते हैं, तो आप वहां पर लिख कर आएंगे पायलट, दे आर जस्ट लाइक पायलट। ठीक है, फिर इसके साथ साथ आता है आपका मिडिल लेवल, यानी बिजनेस लेवल मैनेजर जो होते हैं उनके बारे में, उनका रोल क्या होता है, दे लेट गो। लेट मो गो मतलब दे आर लिंक बिटवीन स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट एंड शेयर होल्डर्स, वो लिंक का काम करते हैं। दे एंश्योर सक्सेस ऑफ देयर स्पेसिफिक बिजनेस, उनके बिजनेस की जो सक्सेस है उसको एंश्योर करते हैं। दे ट्रांसलेट कॉर्पोरेट लेवल स्टेटमेंट्स इनटू स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी। देखो बिजनेस लेवल मैनेजर्स जो होते हैं, जो कॉर्पोरेट लेवल पर स्ट्रैटेजी बनाई जाती हैं, जो स्टेटमेंट दी जाती है उसके लिए फिर फर्दर वो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि जो मेजर ब्रॉड स्ट्रैटेजी है उसको कवर किया जा सके, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। वो इंश्योर करते हैं कि जो भी स्पेसिफिक बिजनेस की सक्सेस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको वो कंप्लीट कर पाएं। ठीक है, दे आर गार्जियन ऑफ शेयर होल्डर्स वेलफेयर, और शेयर होल्डर्स की सारी बातें सुनते हैं, उनके गार्जियन की तरह बिजनेस लेवल मैनेजर्स अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। एंड दे ओवरसी रिसोर्सेज एलोकेशन, डाइवेस्टमेंट एंड एक्विजिशन प्रोसेसेस। ओवरसी होता है ऊपर से देखना, कंट्रोल करना, उसको चेक करना, ये सारा काम किसका होता है, बिजनेस लेवल मैनेजर्स का। तो बिजनेस लेवल मैनेजर्स के रोल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो माय डियर ये पॉइंट आपको सारे एक्सप्लेन करके आने हैं वहां पर, राइट। फिर आता है हमारे पास में रोल ऑफ फंक्शनल लेवल इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो फंक्शनल लेवल के जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जो फंक्शनल लेवल होता है उनका रोल होता है बहुत सारे आइडियाज को देने का। अरे सर क्या बात है, मतलब एक वर्ड से आप आराम से इस टॉपिक को भी रिलेट कर सकते हो और माइंड में याद कर सकते हो। तो रोल क्या होता है, इंफॉर्मेशन टू फॉर्मुलेट रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रैटेजीज, यानी कि ये ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। तो ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस लेवल को, कॉर्पोरेट लेवल को, जिससे कि रियलिस्टिक और अटेनेबल स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। अटेनेबल मतलब अचीवेबल, जो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर काम कर सके, उसके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसको, बिजनेस लेवल को और कॉर्पोरेट लेवल को। फिर ये अपने लेवल पर फंक्शनल स्ट्रैटेजीज बनाते हैं पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। जो भी फंक्शनल मैनेजर होता है वो अपने एरिया के अंदर, लाइक प्रोडक्शन मैनेजर है, वो अपने एरिया के अंदर में अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा प्रोडक्शन से रिलेटेड। execute specific business functions like purchasing, customer service, product development, etc. तो भैया ये एग्जीक्यूट करते हैं बिजनेस फंक्शंस को, ये फंक्शन स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और एडॉप्शन ऑफ इंपॉर्टेंट आइडियाज दैट में बिकम मेजर स्ट्रैटेजी फॉर द कंपनी। और कोई भी आइडिया, कोई भी इंपॉर्टेंट आइडिया इनको समझ में आता है तो उसको फटाफट अडॉप्ट कर लेते हैं और वो हो सकता है कि वो मेजर स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट किया जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट एंड बिजनेस प्लान्स। जो कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल पर प्लान बनाए जाते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग वे में फंक्शनल लेवल द्वारा किया जाता है। तो इनका रोल समझ आ गया। आइडियाज आप लिख कर आएंगे, आइडियाज इंफॉर्मेशन के बारे में, फंक्शनल स्ट्रैटेजी के बारे में, स्पेसिफिक बिजनेस एग्जीक्यूट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं इंपॉर्टेंट आइडियाज को, और स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन करते हैं कॉर्पोरेट और बिजनेस प्लान्स को। आई थिंक अब तक आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हम क्या गलती कर रहे थे इससे पहले। आप लोग क्या करते हो पता है, एग्जाम के अंदर में जो दिमाग में 2-3 लाइनें आ जाती हैं, जो आपने कहीं सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, या आप रिकॉल कर रहे होंगे, आप वही घिसी पिटी लाइनें आप 3-3, 4-4 बार घुमा घुमा कर लस्सी घोल करके एक्सप्लेन करते हो, नंबर नहीं मिलने वाले बेटा। आपको सारे कीवर्ड्स को वहां पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये अगर अलग अलग पॉइंट्स आप लिख कर आओगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा अरे हाँ 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंट पॉइंट्स आप लिख करके आए हो, तो नंबर आपको मिलेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर पॉइंट रिपीट नहीं हो रहे हैं सारे के सारे, और बच्चा क्या करता है एग्जाम में जाकर के उन्हीं पॉइंट्स को वो रिपीट करने में लगा रहता है।
वो नहीं करना। राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है। अभी फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, आपको क्या करना है, आपने अगर कॉपी पेन में नहीं लिखा तो फटाफट लिख लो, और एक काम छोटा सा करना, आप इसको एक बार टाइमर लगा करके रिकॉल करना कि जितना भी अभी हमने टॉपिक किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर से, इसको पढ़ने में आपको कितना समय लग रहा है। हाफ एन आवर में हमने इसको रिवाइज कर लिया फर्स्ट चैप्टर को। जब लिखे हुए को आप रिवाइज करोगे, इट विल डेफिनेटली टेक हार्डली 3 to 4 मिनट्स, और 3 to 4 मिनट्स में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो बेटा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर का रिवीजन, और इसमें हम करेंगे बहुत सारे कोर कंसेप्ट एनिमेशंस के थ्रू समझेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है। ये बच्चों को बहुत सारा परेशानी लगती है, सर इसको एज ए ग्रास्प कैसे करें, समझ में तो आ जाता है ग्रास्प कैसे करना है, तो मैं यहाँ पर एक एनिमेशन के थ्रू आपको समझाऊंगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, और स्पेशली केस स्टडी में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है बेसिकली। देखो, उम्र, जैसे बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है और आदमी मर जाता है, राइट। ऐसे एक प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है उसकी भी कई स्टेजेस होती हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटेजिक चॉइस के अंदर में। ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको जब आप केस सिनेरियो सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर ये पीएलसी कर्व आपका बहुत काम आने वाला है। ये एस शेप्ड कर्व होता है। कैसा होता है? एस शेप्ड कर्व होता है, जिसके अंदर हम रिलेशनशिप देखते हैं सेल्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर ए प्रोडक्ट दैट पासेस थ्रू द 4 सक्सेसिव स्टेज। यानी कि पीएलसी कर्व के अंदर में 4 स्टेजेस होती हैं बेटा, और हर स्टेज के अंदर में जैसे जैसे स्टेज आती है, सेल पर उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। और वो क्या पड़ता है? लेट्स सी दिस। देखिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में यहाँ पर आएगा हमारा टाइम फैक्टर, और यहाँ पर आएगा हमारा सेल्स फैक्टर। ठीक है, यहाँ हम टाइम ले रहे हैं, यहाँ पर सेल्स ले रहे हैं, और ये हमारा आता है पीएलसी कर्व। कैसे लगे एनिमेशन? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, चलिए चलिए आगे चलते हैं। ये पीएलसी कर्व होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और ये आती है हमारी पहली स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन स्टेज। यानी ये पीएलसी कर्व यहाँ से शुरू हुआ इस पॉइंट से, और ये चलते 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 ये ऐसे आ जाता है। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको आगे आसानी रहे। इरेज, ओके, राइट। चलिए एक बार फिर से हम इसको स्टार्ट करते हैं। पीएलसी कर्व की ये होती है इंट्रोडक्शन स्टेज, जिसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन स्टेज। यहाँ पर सेल, ये देखो सेल आप देख रहे हो, यहाँ पर ये सेल्स इतनी है, यानी शुरू से शुरू होकर के बस ये थोड़ी सी बढ़ी, तो सेल्स लो होती है। कंपटीशन नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि अभी प्रोडक्ट मार्केट में नया नया आता है, तो कंपटीशन थोड़ा कम होता है, ना कि बराबर ही होता है। प्राइसेस आप ज़्यादा रख सकते हो। क्यों ज़्यादा रख सकते हो? क्योंकि प्रोडक्ट नया है मार्केट के अंदर में, अभी लोगों को पता ही नहीं है इसका प्राइस क्या हो सकता है। और जब नई चीज़ कोई भी मार्केट में आती है तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, और वहाँ पर प्राइस क्या होता है? हाई होता है। और मार्केट बहुत छोटी होती है, क्योंकि अभी प्रोडक्ट क्या है? नया है। इस पॉइंट को बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट। फिर हमारी दूसरी स्टेज आती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ स्टेज। दिस स्टेज इज ग्रोथ स्टेज। अब देखो सेल आपने देखी यहाँ से कितनी तेजी से बढ़ी। पहले सेल थी केवल इतनी, और अब सेल कितनी हो गई है? इतनी। बाप रे, ये सेल ऐसे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसको बोलते हैं सेकंड स्टेज, ग्रोथ स्टेज। इसमें सेल्स बहुत तेजी से इंक्रीज होती है, कंपटीशन भी बढ़ने लग जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि भैया मार्केट में जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, सेल बढ़ती है, तो बाकी सप्लायर, मैन्युफैक्चरर भी कूद जाते हैं, भाई हम भी बेचेंगे, तो भैया सीधी सी बात है कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से प्राइस गिरना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब बहुत सारे लोग बेचने आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो प्राइस कम करके मार्केट में कूदते हैं, ताकि उनका प्रोडक्ट भी बिक जाए, और इवेंचुअली प्राइस कर जाता है फॉल, और मार्केट एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं शेक आउट पॉइंट। फिर इसके बाद आती है हमारी थर्ड स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज होती है, इसको थर्ड स्टेज को बोलते हैं मैच्योरिटी स्टेज। सेल्स बिल्कुल पीक पर होती है। देखो सेल्स सबसे हाई, ये रही सेल का पॉइंट, ये बिल्कुल पॉइंट हाई, सबसे ज़्यादा देखो सेल है, पीक पर है। कंपटीशन बहुत स्टिफ हो जाता है, प्राइसेस सबसे लो हो जाते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, प्राइस सबसे नीचे स्तर पर आ जाता है, और मार्केट स्टेबलाइज हो जाती है, क्योंकि मार्केट हो गई मैच्योर, कस्टमर हो गया अवेयर, अब उसको सारा ज्ञान है कि उसका कौन सा माल कहाँ पर सस्ता मिलता है। इसी वजह से यहाँ पर मार्केट स्टेबलाइज हो जाती है। फिर एक स्टेज आती है, लास्ट स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्लाइन स्टेज। यानी इस स्टेज को, जो फोर्थ स्टेज है, दिस इज कॉल्ड डिक्लाइन स्टेज। यहाँ पर सेल्स भी गिरनी शुरू हो गई। देखो सेल्स अब गिर रही है ना नीचे,
सेल्स गिरनी शुरू हो जाती है, कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो जाता है, प्राइसेस बहुत कंसिस्टेंटली बिल्कुल नीचे आ जाते हैं और अब यहाँ पर फिर से नए जीवन की शुरुआत होती है। यानी यहाँ पर अब कोई नया प्रोडक्ट आएगा जो इस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देगा, राइट। तो हर प्रोडक्ट की एक स्टेज होती है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट आया वो चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, वो इन स्टेज से होकर के गुजरेगा। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल माय डियर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना और ऐसे ही आपको एग्जाम में ये पूरा एक्सप्लेन करके आना है, ठीक है। अच्छा लगा एनिमेशन तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना यार, ठीक है। चलो अब अगले एनिमेशन पर आते हैं, माइकल पोर्टर चेन एनालिसिस। इसमें भी बच्चे बोलते हैं सर ये पूरा एज ए होल कंसेप्ट समझने में थोड़ा सा इशू आता है, बट हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। माइकल पोर्टर ने जो वैल्यू चेन एनालिसिस दिया था ये था क्या बेसिकली, देखिए ये है माइकल पोर्टर का वैल्यू चेन एनालिसिस। अब इसको पूरे को मैं एज इट इज समझाऊंगा, आपको प्रॉब्लम आएगी, हम इसके टुकड़े करके समझाते हैं, ठीक है, पार्ट्स में समझाते हैं। अब बात आती है लॉजिस्टिक क्या होता है, ये पार्ट समझ लो थोड़ा सा। इसको समझने से पहले लॉजिस्टिक का मतलब होता है एक्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स मूवमेंट। देसी भाषा में बोले तो लॉजिस्टिक का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। यानी किसी भी प्रोडक्ट को आप बेचोगे तो भैया उसको ट्रांसपोर्ट भी करना होगा और कहीं ना कहीं स्टोर भी करना होगा। तो लॉजिस्टिक इसी को कहा जाता है देसी भाषा में द एक्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स मूवमेंट और प्रोजेक्ट्स और सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज कॉल्ड लॉजिस्टिक। इसका यहां पर इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखो ये वर्ड आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, माइकल पोर्टर ने क्या किया, सारी एक्टिविटीज को ना टुकड़ों में बांट दिया। कैसे? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, अभी समझेंगे ये इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है, ऑपरेशंस क्या होता है, सब वन बाय वन समझेंगे। पहले ब्रॉडर लेवल पे समझते हैं। माइकल पोर्टर ने क्या किया, सारी एक्टिविटीज को डिवाइड कर दिया प्राइमरी में एक्टिविटीज और सर्विस एक्टिविटीज में। प्राइमरी में क्या कहेगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज। फिर उन्होंने 4 एक्टिविटीज और डिफाइन करी, फॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट। ये सब क्या आ जाएंगी, सपोर्ट सर्विसेज में। यानी कि सारी एक्टिविटीज को 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सपोर्ट सर्विसेज में। अब माइकल पोर्टर का कहना था कि अगर हम वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं, पूरी चेन को एनालाइज करना चाहते हैं, तो पूरी चेन को पहले तो 9 पार्ट में डिवाइड कर दो, फिर सब में थोड़ा थोड़ा मार्जिन जोड़ दो। आई रिपीट, देखो जरा ध्यान से, मैं रिपीट कर रहा हूं। आपने क्या किया, सारी एक्टिविटीज को 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5 प्राइमरी और 4 सपोर्ट सर्विसेज। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन अगर आप जोड़ दो तो सोचो आप कितना ग्रो कर जाओगे। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो 9 चीजें हैं, 9 चीजों में थोड़ी थोड़ी सेविंग करते हो तो आपकी सेविंग बहुत बढ़ जाएगी ना, बोलो हाँ या ना, यस। तो ऐसे ही माइकल पोर्टर ने कहा कि भैया एक काम करो, सारी एक्टिविटीज को 9 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो 9 पार्ट में इसको जब डिवाइड कर दिया तो उनका थोड़ा थोड़ा मार्जिन ऐड कर दो, तो आप पूरा वैल्यू को सुधार सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो और बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। जैसे ये 9 एक्टिविटीज और इन सब में क्या जोड़े, थोड़ा थोड़ा मार्जिन। ये हमारा पूरा बन गया माइकल पोर्टर का वैल्यू चेन एनालिसिस। अब हम पढ़ेंगे ये सारी टॉपिक्स में ये 9 आइटम्स होती क्या क्या है। लेट्स बिगिन। प्राइमरी एक्टिविटी में आती हैं ये 5 चीजें हैं और इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है। इनबाउंड लॉजिस्टिक में एक्टिविटीज कौन कौन सी आती हैं, दैट आर कंसर्न विद रिसीविंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट सर्विसेज। इट इंक्लूड्स मटेरियल्स हैंडलिंग, स्टॉक कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट एंड नॉट परचेज, दैट इज ए पार्ट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज। देखो इनबाउंड लॉजिस्टिक में परचेज नहीं आएगा क्योंकि वो सपोर्ट सर्विस का पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर ये एक्टिविटीज इनबाउंड लॉजिस्टिक में कौन कौन सी आती हैं, रिसीविंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, इनपुट सर्विस, ये सारी मटेरियल हैंडल करना, स्टॉक कंट्रोल करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सब किसका पार्ट है, इनबाउंड लॉजिस्टिक का पार्ट। यानी कि अगर आप इनबाउंड लॉजिस्टिक पर फोकस करें तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर सेविंग भी कर सकते हैं और इस चेन को इंप्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब आप सारी एक्टिविटीज को नहीं फोकस कर रहे हो, केवल एक पार्ट को कर रहे हो। जैसे आप लोग करते हो ना अपनी स्टडी के अंदर में भी, कई बार आप सारा सिलेबस एक साथ ना पढ़ के, पूरा कोर्स ना पढ़ के एक पर्टिकुलर चैप्टर पे फोकस करते हो तो ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है, राइट। तो ये भी सेम वही है वैल्यू चेन एनालिसिस। फिर दूसरा उन्होंने समझाया ऑपरेशंस में क्या क्या आता है। ऑपरेशंस में आता है ट्रांसपोर्टिंग दीज इनपुट्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस
मशीनिंग की बात करें, पैकेजिंग की बात करें, असेंबली की बात करें, टेस्टिंग की बात करें, ये सब कौन सी एक्टिविटीज़ में आता है? ऑपरेशंस की एक्टिविटीज़ में आता है। फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक में क्या क्या चीज़ें आएंगी बेटा? आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आएंगी डिलीवरिंग योर प्रोडक्ट्स टू दी सर्विसेज टू योर कस्टमर्स। मतलब आपने क्या किया, माल आया, आपकी फैक्ट्री में आया और आपने उसको बाहर भेजा, तो यहाँ से यहाँ तक माल आया, ये हो गया इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। यहाँ पर हो गए आपके ऑपरेशन, अभी हो गया आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। ठीक भाई, माल आप पे डिलीवर होगा ना कस्टमर तक, तो अगर उस सिस्टम में अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट कर दें तो बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट हो सकता है। फिर आता है मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या क्या चीजें आती हैं? कंज्यूमर्स यूजर्स आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड मार्केटिंग एंड सेल्स, है ना। यानी वो मीन्स, वो रास्ते, वो तरीके जिसके द्वारा आप कंज्यूमर को अवेयर करते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में, लाइक सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन करना, एडवर्टाइजमेंट करना, सेलिंग करना, ये सब किसका पार्ट होता है? मार्केटिंग एंड सेल का। तो यहाँ पर भी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, वैल्यू एडिशन कर सकते हो। फिर आता है सर्विसेज। सर्विसेज में क्या क्या चीजें आएंगी? ऑल दोस एक्टिविटीज विच एनहांस और मेंटेन वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट सर्विस सच एज इंस्टॉलेशन, रिपेयर, ट्रेडिंग एंड स्पेयर्स। यानी कि कस्टमर को जो आप सर्विसेज देते हो प्रोडक्ट खरीदने के बाद, आफ्टर सेल सर्विस होती है ना, जैसे एसी की बात करें, एसी को इंस्टॉल करने में आप वैल्यू एडिशन दे दो, उसको आसान कर दो, है ना, बड़े स्मूथली अगर वो काम हो जाता है, तो ये भी एक वैल्यू एडिशन है, आप कस्टमर के लिए कर सकते हो। आप प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हो अपने स्टाफ को, ताकि वो माल को बेचते वक्त आसानी से कम्युनिकेट कर पाए, सारे उनकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाए। कोई प्रॉब्लम रिपेयरिंग में आती है तो वो भी आप सर्विसेज कस्टमर को दे सकते हो। उसके बाद आता है हमारी सपोर्ट सर्विसेज। सपोर्ट सर्विस में सबसे पहली सर्विस आती है हमारी फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या होता है बेटा? कंपनी सपोर्ट सिस्टम एंड फंक्शंस दैट अलाउ इट टू मेंटेन डेली ऑपरेशन। डेली ऑपरेशन के लिए जो सपोर्ट सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइक अकाउंटिंग करना, लीगल चीज़ों को डील करना, एडमिनिस्ट्रेशन को, जनरल एनवायरनमेंट करना, ये सब किसका पार्ट होता है? फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम HRM बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे हाउ वेल ए कंपनी रिक्रूट्स, ट्रेन्स, मोटिवेट्स, रिवॉर्ड्स इट्स वर्कर्स। ये सब किसका पार्ट होता है? HRM का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट होता है। अगर यहाँ पर भी आप अच्छा वैल्यू एडिशन कर सकते हो, आप अगर रिक्रूटमेंट सही करोगे, अच्छे लोगों को रखोगे, उनको अच्छे से ट्रेन करोगे, अच्छे से मोटिवेट करोगे, उनको अच्छे से रिवॉर्ड दोगे, तो कहीं ना कहीं ये भी वैल्यू एडिशन करेंगे आपकी चेन सप्लाई के अंदर में, और यहाँ पर आपका जो वैल्यू एडिशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है अगर आप इस पार्ट पर फोकस करें तो। फिर आता है टेक्निकल डेवलपमेंट। उसमें क्या क्या चीज़ें आप लिख कर आओगे? की टेक्नोलॉजीज दैट मे बी कंसर्न डायरेक्टली विद द प्रोडक्ट, लाइक R&D, प्रोडक्ट डिज़ाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हो, प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हो, प्रोसेस डेवलपमेंट कर सकते हो, या आप पर्टिकुलर कोई रिसोर्स को बढ़िया ले सकते हो, जैसे रॉ मटेरियल में कुछ आपने इम्प्रूव कर दिया, तो टेक्निकल डेवलपमेंट करके भी आप अपने वैल्यू एडिशन कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के अंदर में, अपनी सर्विसेज के अंदर में। ठीक है, फिर लास्ट आता है हमारे पास में प्रोक्योरमेंट। What the organization does to get the resources it need to operate. This includes finding vendors, negotiating best prices. अगर आप वेंडर को फाइंड आउट कर सकते हो, अच्छा माल ले सकते हो, उसमें नेगोशिएट कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, आप कस्टमर को सस्ती चीज़ें दे सकते हो। देखो इस तरीके से अब आपने क्या किया, देखो अभी इनबाउंड लॉजिस्टिक की बात करी, आउटबाउंड ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स की बात करी, मार्केटिंग एंड सेल्स सर्विसेज की बात करी। अगर इन प्राइमरी एक्टिविटीज में थोड़ा थोड़ा वैल्यू एडिशन कर दो तो माइकल पोर्टर की बात समझ आ रही है। ऐसे ही हम बच्चों को समझाते हैं कि बेटा एक एक चैप्टर को इंप्रूव करो, एक एक टॉपिक को इंप्रूव करो, तो ओवरऑल इंप्रूवमेंट आ जाएगा। बच्चा क्या सोचता है मैं पूरा कोर्स एक साथ इंप्रूव कर लूं, नहीं होगा। इंप्रूव चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक। एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लो, फिर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लो, ऑटोमेटिकली आपका पूरा कोर्स बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है सर बात, ठीक है ना। तो ये हमारी थी कौन सी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ये क्या थी? सपोर्ट सर्विसेज। और इन सब में थोड़ा थोड़ा वैल्यू एडिशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वैल्यू चेन एनालिसिस हो जाएगा हमारा, और हम वैल्यू क्रिएशन कर सकते हैं बहुत अच्छे से, हमारा वैल्यू एडिशन हो सकता है। माइकल पोर्टर का था वैल्यू चेन एनालिसिस। पूरी चेन को आप सुधार सकते हो, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करो, सारी एक्टिविटीज को 9 पार्ट में डिवाइड कर लो, 5 प्राइमरी एक्टिविटीज और 4 कौन सी? सपोर्ट सर्विसेज, राइट। चलिए अब आते हैं नॉर्मल चैप्टर के ऊपर में, और टॉपिक्स को लिखने का प्रोसेस फिर से शुरू कर लीजिए फटाफट। स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन प्रोसेस। देखो यहां मैं कहानी सुना रहा हूं छोटी सी। एक पिंजरा है, क्या एक पिंजरा बना लेते हैं, पिंजरा, आहा, ठीक है। इस पिंजरे के अंदर में एक
पर्सन है जो कैद है, अब वो बाहर जाना चाहता है। सोचो, क्या वो स्ट्रैटेजी बनाएगा बाहर निकलने के लिए? क्योंकि आसानी से तो निकल नहीं सकता, है ना। जो पिंजरे में कैद है, एक तरीका तो है कि वो जेल तोड़े, रेस लगाए और भागता जाए, भागता जाए, भागता जाए, किसी तरीके से भाग जाए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? वो वहां पर किसी से साठगांठ करे, उसको ब्राइब दे, रिश्वत दे कि मैं बाहर निकल के तेरे को मंत्री बना दूंगा, तेरे को इतने पैसे दे दूंगा, ठीक है, लालच दे, तो वो यहां से भाग सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? एक सुंदर सी लड़की जिसके गालों में डिंपल हो, उसको पटा ले, है ना, अपने प्यार में, और उससे हेल्प ले ले, जैसा नॉर्मली आपने देखा होगा, अपने प्यार के जाल में फंसा करके उससे हेल्प ले ले डिंपल से, और उसको बोले कि भैया मुझे यहाँ से भगाने में हेल्प कर, हम दोनों भाग जाएंगे, हम दोनों खुशी खुशी जिंदगी जिएंगे, है ना। तो ये पिंजरे से बाहर निकलने के लिए, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो आपका चैप्टर है आज, है ना, जो अभी हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जानने के लिए ये कहानी कुछ रिलेट करती है हमारे एनवायरनमेंट से भी, क्योंकि जब हम बाहर, हम भी एक पिंजरे में कैद होते हैं, हम भी आज़ादी से जीना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। तो स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन प्रोसेस होता क्या है? सबसे पहले आप यहाँ पर एस्पेक्ट कवर करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप? वो सारी पॉसिबिलिटीज को असेस करेंगे, जिससे आप अपना स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटीज को डिसाइड कर पाएं कि आपका स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है क्या, और आपकी स्ट्रैटेजिक एक्टिविटीज कौन सी होनी चाहिए। फिर आप क्या करोगे? सारी इंफॉर्मेशन गैदर करोगे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिगार्ड में, और उसके बाद आप एक्सप्लोर करोगे स्ट्रैटेजीज टू अडॉप्ट इन कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। भैया जो हमारा कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है, वहां पर हम कौन कौन सी स्ट्रैटेजी को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं बिजनेस की सक्सेस के लिए। तो स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है? कवर क्या क्या करोगे, असेस क्या क्या करोगे, गैदर क्या क्या करोगे, और एक्सप्लोर क्या क्या करोगे। केज, अब ठीक है, याद रहेगा ना? हा। अब उस बच्चे के बारे में बात करते हैं। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इन बिजनेस प्लानिंग। बिजनेस प्लानिंग में स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कैसे किया जाता है? आप पहले एनालिटिकल सीक्वेंस बनाओगे, जिसमें आप स्ट्रैटेजिक अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिचुएशन को डालोगे। यानी कि आप स्ट्रैटेजिकली आपने अप्रेज किया, अप्रेज मतलब इवैल्यूएट किया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सिचुएशन कैसी है, इंटरनल एनवायरनमेंट सिचुएशन कैसी है, उसको एक सीक्वेंस में डालोगे आप, ठीक है, प्लानिंग करते वक्त। फिर आप क्या करोगे? उसके बारे में लिखोगे कि ये बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करना बिजनेस प्लानिंग के लिए सबसे क्रूशियल पार्ट होता है बिजनेस प्लानिंग का। क्यों? क्योंकि इससे आप जो भी डिसीजन लोगे, दैट विल बी इन्फॉर्म्ड डिसीजन, दैट विल बी बेस्ड ऑन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि रेंडमली सपने में सोचा और उसके बेस पे डिसीजन ले लिया, नहीं। आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज किया, और उसके बेस पर आपने क्या किया? एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया। फिर आता है इसके बाद इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग कंपनीज कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज एंड मार्केट पोजीशन। जब आप स्ट्रैटेजिकली एनालाइज करते हो, तो आप कंपनी की क्या कैपेबिलिटी है आप उसको इवैल्यूएट कर पाते हो, कंपनी के पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हो, कंपनी की मार्केट पोजीशन क्या है, कंपनी कहाँ पर खड़ी है, आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस से, ठीक है। अब स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं? इसमें लिमिटेशंस है कि ओवरलैपिंग हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है, और टाइम तो लगता ही लगता है, ठीक है। और इसमें आप अगला पॉइंट क्या लिखोगे? डायग्नोज बिजनेस सिचुएशन क्रूशियल फॉर विनिंग स्ट्रैटेजी। यानी बिजनेस सिचुएशन जो बहुत क्रूशियल है, विनिंग स्ट्रैटेजी आप वैसी बनाओगे। तो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए कि बिजनेस प्लानिंग में स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का क्या रोल है, तो आप चाइल्ड, उस बच्चे के बारे में लिख कर आओगे। एनालिटिकल सीक्वेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये क्रूशियल पार्ट होता है, इससे आप इन्फॉर्म डिसीजन लेते हो, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, लिमिटेशंस क्या होती हैं, इससे क्या क्या चीज़ आप डायग्नोज कर सकते हो, और अपनी विनिंग स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हो, राइट। फिर आता है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कंसीडरेशन, यानी वो कौन से फैक्टर्स है जो आप कंसीडर करोगे स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के लिए। आपने अभी पढ़ा स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, उसको कंसीडर करने के लिए आप कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करोगे, वो आएगा आपका ब्राइब्स वर्ड। कुछ समझ आ रहा है? केज, पिंजरा, पिंजरे में एक बच्चा भागने की कोशिश कर रहा है, तो क्या करेगा? रिश्वत देगा भागने के लिए, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। ओके ओके, चलिए लेट्स डिस्कस दिस, इसको एक बार डिस्कस करते हैं।
आपको कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करने हैं स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में? आपको बैलेंस करना है एक्सटर्नल फैक्टर्स में और इंटरनल फैक्टर्स में, और इट इज रिजल्ट ऑफ स्मॉल चॉइसेस ओवर टाइम। देखो, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के लिए मैं बोलूँ ना, तो ये डिपेंड करेगा कि आप क्या क्या छोटी छोटी चॉइसेस जो होती है ना हमारी, वही बड़ा रिजल्ट लेकर के आती है। जैसे बड़ा सिंपल से एग्जांपल मैं आपकी लाइफ से कोट करता हूँ। आज आप बैठ करके यहाँ वीडियो देख रहे हो, आपके पास एक चॉइस और भी थी। वो चॉइस क्या थी आपके पास में? अगर आप चाहते तो बाहर जाके घूम भी सकते थे, फिल्म भी देखने जा सकते थे, है ना? तो ये चॉइस ही तो है जो आपके रिजल्ट को अच्छा भी बनाएगी और बुरा भी बनाएगी, है ना? अगर आप चूज कर रहे हो कि नहीं मेरे को रिवीजन करनी है एग्जाम के लिए, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये चूज कर रहे हो कि नहीं यार फिल्म देखकर आते हैं, एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, तो उनका जो चॉइस है, जो उन्होंने चूज किया है, उसका रिजल्ट भी तो आएगा, वो अच्छा या बुरा, लेट्स सी, है ना? तो इट्स ए रिजल्ट ऑफ स्मॉल चॉइसेस ओवर टाइम। और जो भी फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं बेसिकली दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है उसके बेस पर भी आप स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करोगे। इसमें आप सॉर्ट को कवर करोगे, एज फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। इसको क्या करोगे आप ये सारा कवर करोगे, तभी आप स्ट्रैटेजिकली एनालाइज कर पाओगे। इट इवॉल्व ओवर टाइम, बैलेंसिंग बिटवीन फैक्टर्स एंड कॉन्स्ट्रेंट। यानी कि जो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस है ये टाइम के साथ साथ आता है, और हम जो फैक्टर्स होते हैं, जो लिमिटेशंस होती हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं, उसको बैलेंस करके ही एनालाइज किया जाता है। इसमें आपको सिचुएशन को भी एनालाइज करना है, आपको एक्सटर्नल रिस्क को भी एनालाइज करना है, और इंटरनल रिस्क को भी एनालाइज करना है। एक्सटर्नल रिस्क अराइज फ्रॉम इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड एनवायरमेंटल फोर्सेज। यानी अगर इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, डिसबैलेंस आ जाता है किसके बीच में? आपकी स्ट्रैटेजी के बीच में और एनवायरमेंटल फोर्सेस के बीच में, तो वहां उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्क। समझ गए? एक्सटर्नल रिस्क का मतलब समझ गए कि भैया अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस जो एनवायरमेंटल फोर्सेस है वो उस आपकी फेवर में नहीं है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तब क्या होगा? आप वो रिस्क हो जाएगा, वही रिस्क बोलता है एक्सटर्नल रिस्क। इंटरनल रिस्क जो होता है वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी अराइज हो सकता है। यानी स्ट्रैटेजिक एनालाइज करते वक्त आपको एक तो बैलेंसिंग करनी है, आपको ध्यान रखना है इट्स ए रिजल्ट ऑफ स्मॉल चॉइसेस। ये आपके एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होगा। इसमें शॉर्ट एनालिसिस आप कवर करोगे, आप बैलेंस करोगे फैक्टर्स के बीच में और कॉन्स्ट्रेंट्स के बीच में, सॉरी कॉन्स्ट्रेंट मतलब लिमिटेशंस के बीच में। आपको सिचुएशन को असेस करना है एनालाइज करते वक्त, एक्सटर्नल रिस्क क्या क्या हो सकता है और इंटरनल रिस्क क्या क्या हो सकता है। दीज आर दी फैक्टर्स अंडर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कंसिडरेशंस। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक कंडीशंस एंड कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस। स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक कंडीशंस, इंडस्ट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या क्या होंगी और हमारी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन क्या होगी, इसको भी आपको कंसीडर करना है। और यहाँ पर आप वही वाला वर्ड यूज करेंगे, रेस। याद आया? पिंजरा, अ केज, केज में अ चाइल्ड, या तो वो ब्राइब देगा या वो रेस लगाएगा और भागेगा। तो रेस यानी यहां पर आपने देखना है कि हमारी इंडस्ट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है और कॉम्पिटिटिव सिचुएशन कैसी है। मतलब कितना कंपटीशन है, इंडस्ट्री के स्टेज पर खड़ी है, कैसे है, ठीक है, उसकी कंडीशन कैसी है, फिर आपकी सिचुएशन कैसी है, कंपटीशन कम है कि ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेन करेंगे, इट रेंज फ्रॉम मॉडरेट टू फायर्स, फोकस ऑन प्राइस, क्वालिटी, रिलायबिलिटी और ब्रांड रेपुटेशन। यानी कि जो कंपटीशन है वो मॉडरेट भी हो सकता है, फायर्स भी हो सकता है, यानी कि नॉर्मल भी हो सकता है और खतरनाक भी हो सकता है। आपको प्राइस पर फोकस करना होगा, क्वालिटी पर फोकस करना होगा, रिलायबिलिटी पर फोकस करना होगा, और कहीं ना कहीं अपनी रेपुटेशन को भी यूज करना पड़ेगा। दिस इज एसोसिएटेड विद फैक्टर्स लाइक मार्केट साइज, टेक्नोलॉजिकल चेंज पेस, मार्केट बाउंड्रीज एक्सेट्रा। यानी मैं कॉम्पिटिटिव सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो ये किस पर डिपेंड करेगी? मार्केट का साइज कितना है, छोटा है कि बड़ा है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का पेस मतलब कितनी स्पीड से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। अगर स्लोली आ रहे हैं तो कंपटीशन कम होगा, अगर बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजिकल तो कंपटीशन ज्यादा होगा। फिर मार्केट बाउंड्रीज पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन कैसी है। इसमें आप क्या कर सकते हो? आप कोलैबोरेट कर सकते हो सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ, कॉम्पिटिटर के साथ, एक चॉइस होती है। कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनियां अपने सप्लायर के साथ कोलैबोरेट कर लेती हैं, कस्टमर के साथ भी कोलैबोरेट कर सकती हैं और कॉम्पिटिटर के साथ भी कोलैबोरेट कर लेती हैं। इकोनॉमिक ट्रेड्स एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस डिटरमाइन इंडस्ट्री प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट्स।
यानी यहां पर क्या वर्ड यूज किया जा रहा है, इकोनॉमिक ट्रेड्स, यानी इकोनॉमिक कंडीशंस, वहां की क्वालिटीज और कॉम्पिटिटिव कंडीशन ये डिसाइड करेंगी कि इंडस्ट्री का प्रॉफिट कैसा रहेगा, फ्यूचर में उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या उस इंडस्ट्री में फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने की ज्यादा उम्मीद है कि कम उम्मीद है, प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा। तो ये दोनों चीजों को रिलेट करना यहां पर समझिए, इकोनॉमिक कंडीशंस और कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, यहाँ दोनों को क्या किया जा रहा है, रिलेट किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि भैया जो कॉम्पिटिटिव सिचुएशन होती है वो मॉडरेट भी हो सकती है, फायर्स भी हो सकती है, हल्की भी हो सकती है, बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। आपको प्राइस पर फोकस करना है, क्वालिटी पर, रिलायबिलिटी पर, रेपुटेशन पर, और ये डिपेंड करेगा मार्केट का साइज कैसा है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कितनी स्पीड से आ रहे हैं, मार्केट की बाउंड्रीज कैसी हैं। इस सिचुएशन में आप कोलैबोरेट कर सकते हो सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ, कॉम्पिटिटर के साथ। इसके अलावा आप जो है इकोनॉमिक कंडीशंस और जो कॉम्पिटिटिव कंडीशंस है ये डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर में इंडस्ट्री का प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट कैसा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन। डिंपल, याद है आपको डिंपल, लड़की, सुंदर सी लड़की जिसकी गालों पे डिंपल है। अब ये क्या करेगा, वो लड़का जो केज में पिंजरे में बंद था वो उसको पटाएगा कि उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिला, वो रेस करके भाग नहीं सका, वो ब्राइब दी लेकिन ब्राइब से कोई माना नहीं, तो उसने एक लड़की को पटाया जिसके यहाँ पर प्यारा सा डिंपल है और वो भागने की कोशिश कर रहा है कॉम्पिटिटिव सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो बिजनेस स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये टॉपिक है, इसमें आप वर्ड याद करेंगे डिंपल। डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, इट फॉस्टर कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। यानी देखो, जब आप बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाते हो तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके अंदर में। इससे आपको पता चलता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी है, आपकी थ्रेट कौन कौन सी है, और फोस्टर कॉन्टिन्यूस लर्निंग, आपकी बार बार लगातार जो सीखने की क्षमता है उसको ये बहुत इंप्रूव करता है। इसको बोलते हैं फोस्टर लर्निंग, कॉन्टिन्यूस लर्निंग, फोस्टर कॉन्टिन्यूस लर्निंग। ठीक, चलिए, it involves choosing a long-term direction in relation to resources and own strategy. It meet competition by analyzing competitors' strategy and own strategy. देखो, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब बिजनेस स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को हम यूज़ करते हैं, तो हमारे को बार बार ये समझ में आता है हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे पास थ्रेट कौन कौन सी हो सकती हैं, हम कॉन्टिन्यूस कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, हमें एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन मिलती है। इस लॉन्ग टर्म डायरेक्शन मिलती है कि हमारे पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, हमारी स्ट्रैटेजी कौन कौन सी हो सकती हैं, हम कंपटीशन को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे मोल्ड कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर एडजस्टिंग द डिमांड ऑफ द अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट है तो हम अपनी डिमांड को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें फ्रेमवर्क मिल जाता है। एंड लीड्स टू स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, और हम अपनी स्ट्रैटेजी भी डेवलप कर सकते हैं और कॉन्सिक्वेंटली अपनी पॉलिसीज भी बना सकते हैं अगर हम बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाते वक्त स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को यूज कर रहे हैं, और ये हमारा उसमें रोल इंपॉर्टेंट प्ले किया जाता है। इज दैट क्लियर गाइस? लिख सकते हो इस वर्ड को, डिंपल वर्ड याद रहेगा अब आपको। ग्रेट। अभी एक वर्ड रह गया, एनहांस इमेज बाय शोइंग सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी कर लेना, टू दी एनवायरमेंट। टू दी एनवायरमेंट का मतलब है ये शो करता है कि भैया आप कितने सेंसिटिव हो एनवायरमेंट के प्रति, आप कितने सेंसिटिव हो एनवायरमेंट के प्रति। देखो, जब कोई भी कंपनी फ्यूचर एनवायरमेंट के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप कर लेती है और वैसे ही रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में भी उसकी इमेज अच्छी आ जाती है कि देखो कितनी बढ़िया कंपनी, हम सोच ही रहे थे और कंपनी ने कर दिया। होता है ना ऐसा, आप एप्पल का फोन लेने गए, आईफोन लेने गए, आपने कहा अरे यार मैं तो सोच ही रहा था कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कंपनी ने सॉल्व कर दी। मतलब कंपनी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रही है और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रही है, तो इससे कंपनी की इमेज भी बढ़िया हो जाती है। राइट, चलिए नेक्स्ट आता है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। अब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस क्यों हो रहा है भाई? अब ये टॉपिक जब आता है ना एग्जाम के अंदर में तो बस तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं आता क्या लिखना है। समझा होता है, मतलब पता है, मुझे मालूम है, मैं आपको बोलूंगा आप एक्सप्लेन करना चाहो आप एक्सप्लेन भी कर दोगे सर इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है, लेकिन एक या दो पॉइंट के अंदर में थम रुक जाएगा। अब जरा यहां पढ़ो, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस क्या है? डोमिनेंट कमर्शियल ट्रेंड होता जा रहा है। लोग अब बिजनेस जो है इंटरनेशनलाइजेशन करते जा रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरे से तीसरी। ये एक बहुत डोमिनेंट ट्रेंड हो चुका है आज की डेट में।
कमर्शियल ट्रेंड जिसको कह सकते हो, कि अब हर बिजनेस अपने आप को इंटरनेशनलाइज करना चाहता है, इंटरनेशनल बिजनेस बनना चाहता है। जबकि देखा जाए तो इंटरनेशनल प्रोसेस क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स माने जाते हैं, है ना। किसी भी कंट्री में बेच रहा माल कोई आसान काम नहीं है। ग्लोबल स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स नीड इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज। अगर आप ग्लोबली जाना चाहते हो तो आपको बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में भी रखना पड़ेगा। भैया जहाँ पर आप बेचने जा रहे हो वहाँ की मार्केट सिचुएशन कैसी है, वहाँ का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसी को ध्यान में रखकर आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी बनानी होगी। एंटर न्यू मार्केट फॉर ग्रेटर अर्निंग्स एंड चीपर रिसोर्सेज। भाई इंटरनेशनलाइजेशन क्यों किया जाता है, ताकि आप ज़्यादा अर्निंग कमा सको, और कई बार इसलिए भी क्योंकि न्यू मार्केट के अंदर में आपको रिसोर्सेज बहुत सस्ते मिल जाते हैं। इससे आपका जो प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन है ना, प्रोडक्ट की लाइफ या उसका स्केल की हम बात करें, दोनों एक्सटेंड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। प्रोडक्ट की लाइफ भी बढ़ जाती है और उसका स्केल भी बहुत बढ़ जाता है अगर आप इंटरनेशनलाइजेशन करते हो बिजनेस को। तो टू बी इंटरनेशनलाइजेशन नीड सिस्टमैटिक अप्रोच। ऐसा नहीं मुंह उठाया और चल दिए कंट्री में, जी हम अपना माल लेकर आए हैं खरीद लो, ऐसा नहीं है। आपके पास एक सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सको। तो इसको डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता लोगों के लिए, समझ गए। आप बोलो कि मैं अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा हूं, लोग आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे इस बात को। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वाई बिजनेस को ग्लोबल। बिजनेस ग्लोबली क्यों जाते हैं भाई, किस लिए, जल्दी बताओ, एनी आइडिया। भैया बहुत आसान तरीका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, इसलिए बिजनेस को ग्लोबली ले जाना ज़रूरी हो गया है। देखो, ड्राइव्स बिजनेस टू एक्सपेंड ग्लोबली। आप ग्लोबली एक्सपेंड हो सकते हो, बिजनेस को अपने एक्सपेंड कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इनसफिशिएंट है, इसलिए आपको लगता है कि हमें ग्लोबली जाना चाहिए। बहुत सारे बिजनेस इसलिए भी ग्लोबली जाते हैं क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल और लेबर सस्ते मिल जाती है। जैसे चाइना में लोग बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं क्योंकि वहाँ लेबर सस्ती है, रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाता है। ठीक है। सेटअप ऑफ ओवरसीज प्लान्स टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मान लीजिए किसी कंट्री में आपका माल बहुत ज़्यादा बिकता है और आप बना अपनी कंट्री में रहे हो, तो भैया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है उस कंट्री में बेचने की, तो आपने सोचा क्यों ना हम उसी कंट्री में जाके बना भी लें और वहीं बेच लें, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सारी बच जाएगी। और एक और रीज़न, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया है, बहुत सारी कंट्री में टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है। पॉलिटिकल व्यूज़, मतलब बहुत सारी कंट्रियों की जो पॉलिटिक पार्टीज़ हैं वो बुलाती हैं कि हमारी कंट्री में आके बिजनेस करो, हम आपको ये फ़ायदे देंगे, तो ये भी एक कारण है बिजनेस ग्लोबली जा रहे हैं। इससे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी इंप्रूव होती है। और कोलैप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स। अब ट्रेड बैरियर्स खत्म होते जा रहे हैं, आप बहुत इजीली ग्लोबली अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो और मैक्सिमम कंट्रीज में अपने बिजनेस को एक्सपेंशन कर सकते हो। सो दीज आर दी ड्रास्टिक रीजन ऑफ व्हाई बिजनेस गो ग्लोबल। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। इसको स्टार्ट करते हैं। देखो 5 फोर्सेस हैं क्या, माइकल पोर्टर ने क्यों ये कहा। नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या आता है कि हमारा कंपटीशन जो होता है वो एक दुकानदार के साथ में है। मान लो आप सामान बेच रहे हो तो आपका कंपटीशन, आपको क्या लगता है कि दूसरा दुकानदार जो माल बेच रहा है वो आपका कॉम्पिटिटर है। या आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको लगता है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है, दूसरा मैन्युफैक्चरर जो है वो आपका कॉम्पिटिटर है, ऐसे ही लगता है ना। लेकिन माइकल पोर्टर का कहना था कि केवल आपका कॉम्पिटिशन उससे नहीं है जो माल बेच रहा है, और भी 5 फोर्सेस है जो आपको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में लेकर आते हैं। वो है सप्लायर की बार्गेनिंग पावर। क्या है, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर। फिर थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, राइवलरी इन बिजनेस और थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। ये 5 फोर्सेस हैं जो आपके कंपटीशन को और इंटेंस बना देते हैं। अब हम पढ़ेंगे 5 चीजें क्या होती हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, ये आपको सोख कर लेगा, चूस जाएगा सप्लायर आपका। मान लो आपका सप्लायर आपको माल महंगा कर दे कि भैया मैं महंगा माल दूंगा, तो क्या करोगे आप, और सप्लायर लिमिटेड हो तो और भी मुश्किल। अगर आपके सप्लायर बहुत सारे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके सप्लायर गिने चुने हैं जिनसे आपको रॉ मटेरियल मिलता है, तो भैया आप तो डिपेंडेंट हो गए उनके ऊपर। और मान लो कल को कह दिए हम माल देते ही नहीं, फिर इसीलिए बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर भी एक कॉम्पिटिटिव फोर्स है। ठीक है। स्पेशलाइज्ड ऑफरिंग्स एंड लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस। यानी कि
ऐसे अगर आपके लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं तो भैया वो आपको ज़्यादा प्रभावित करेंगे, और कई बार बहुत सारी ऑफरिंग्स भी आती हैं सप्लायर से, तो वो आपको फ़ायदा भी दे सकती हैं। ओफन एक्सर्ट सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर, इनके पास बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। अगर सप्लायर लिमिटेड है तो वो बोलेंगे भैया इतने का माल मिलता है, लेना है तो ले लो, वरना रहने दो भैया, हमारे पास तो नहीं है, किसी और के पास चले जाओ। अब किसी और के पास कैसे जाओगे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि आपका जो सप्लायर है वो गिनती के है। समझ गए मेरी बात? तो इससे इंडस्ट्री की कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट पर सीधा सीधा अटैक होता है। अगर सप्लायर ने रॉ मटेरियल महंगा कर दिया तो भैया आपकी कॉस्ट तो बढ़ गई। अब आपका या तो मार्जिन कम करो प्रॉफिट का, या फिर माल का महंगे दाम पर बेचो, उससे आपकी डिमांड कम हो जाएगी। तो कई कारण हो जाते हैं। फिर की फैक्टर्स में क्या क्या आता है, क्रूशियल प्रोडक्ट्स विदाउट सब्स्टिट्यूट। अगर मान लो आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसका सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, अरे बाप रे, फिर तो और प्रॉब्लम होगी। हाई स्विचिंग कॉस्ट, मान लो आप कहते हो हम रॉ मटेरियल में स्विच कर जाते हैं, तो भाई वो बहुत महंगा पड़ता है, आपको नई मशीनें लेनी पड़ेंगी उसके लिए, तो स्विच ओवर भी नहीं कर सकते आप, तब भी दिक्कत। और कंसंट्रेशन ओवर बायर्स, भैया आप बायर पे क्या कंसंट्रेशन करोगे जब सप्लायर ही आपकी बैंड बजा रहा है? तो ठीक है, तो ये की फैक्टर्स भी आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। फिर दूसरा उन्होंने फोर्स बताया, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। देखो ये कहा जाता है कि अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा घना दुश्मन बन सकता है ना, तो आपका करीबी दोस्त ही हो सकता है। मतलब अगर आपका करीबी दोस्त आपका दुश्मन बन गया ना, तो उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता दुनिया में, क्योंकि वो आपके बारे में सारे राज जानता होता है ना। इसीलिए यहां पर भी हमने इसको वर्ड को कवर किया फ्रेंड से, FRIENDS, न्यू एंट्रेंट्स। ठीक है, यानी कि बिजनेस में नए बिजनेस अगर आ जाएंगे, मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो और कोई नया बिजनेसमैन उस बिजनेस में आ गया, तो वो भी तो आप पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना। मान लो उसकी फाइनेंशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपके लिए कंपटीशन क्रिएट हो गया। ठीक है, फिर जो एग्जिस्टिंग प्लेयर जो ऑलरेडी मार्केट में, वो रिवेंज लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, नई स्कीम लेकर आएंगे, या उसको बदनाम करेंगे, या नई पॉलिसी लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अगर मान लो जो नया एंट्रेंट है मार्केट में, जो आया नया सप्लायर, वो मान लो उसका ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत है ना, तो प्रॉब्लम है कि नहीं है? जैसे अभी क्या है कि कपड़े की जो मार्केट है, रिटेल ट्रेड जो होता है क्लोथ्स का, गारमेंट्स का, आपने देखा रिलायंस कूद दिया, रिलायंस ट्रेंड के नाम से, ठीक है, कपड़ा बेच रहा है। अब रिलायंस ट्रेंड तो भैया बहुत बड़ा ब्रांड है, बिक रहा है। अब टाटा भी उसके अंदर में आ गया गारमेंट पे, जूडियो के नाम से। समझ गए मेरी बात? तो भैया न्यू एंट्रेंट आ गया, अब वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, तो कहीं ना कहीं अब कंपटीशन और इंटेंस होगा कि नहीं होगा? क्या फोर्स पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मान लो आप अपना गारमेंट्स खुद बनाकर बेचते हो और टाटा कंपनी आ गई अब जूडियो लेकर के वहां पर अपने गारमेंट्स बेच रही है, तो क्या आपके ऊपर फोर्स पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसका एक रीजन और भी है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। भाई टाटा ने क्या करना है, अपने 500 सेंटर खोल दी और कपड़ा फटाफट बनाए जा रहा है गारमेंट्स, और 500 सेंटर पर बेच रहा है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिल गया उनको, और आप बच गया बैंड। ठीक है, नो कमांड ओवर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। देखो ये भी एक प्रॉब्लम है, अगर न्यू एंट्रेंस है और उसकी कमांड नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे पतंजलि के साथ हुआ था, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करें हम, ITC की बात करें, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बात करें, तो ये फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स के अंदर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरी इंडिया में, इनका एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, चैनल है जो इनका माल बेचता है। जब पतंजलि आए, पतंजलि ने कहा मेरा माल भी बेचो भाई, वो बोलते हम तुम्हारा माल नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि भैया तुम्हारा बेचेंगे तो ये कंपनी हमें माल नहीं देगी, इन्होंने मना कर रखा है हमारे को। मान लो अगर ऐसा हो जाए तो भैया पतंजलि के लिए तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि माल कस्टमर तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो चाहिए उनको। तो हार के पतंजलि ने क्या किया, अपने स्टोर खोलने शुरू कर दिए, अपना नेटवर्क क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो भाई अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कमांड नहीं है तो भी ये बैरियर है, नुकसान है, ये भी फोर्स है। डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट, कई बार प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आलू के चिप्स लेकर आए हो, एक कंपनी आलू के चिप्स ला रही है लेस के नाम से, दूसरी ला रही है अंकल चिप्स के नाम से, तीसरी ला रही है XYZ के नाम से, चौथी ला रही है किसी और नाम से। भाई है तो सारे ही आलू के चिप्स, डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप कि आपका कैसे बेटर है? अगेन ये भी प्रॉब्लम है। स्विचिंग कॉस्ट, अगर आप स्विच करना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना चाहते हो, या अपने प्रोडक्ट को ये सारी रिक्वायरमेंट से बाहर लाना चाहते हो, तो स्विचिंग कॉस्ट ज्यादा आ जाती है। तो ये भी फोर्सेस हैं जो एक बिजनेस को झेलने पड़ते हैं भाई, अदर देन दोस कंपटीशन जो आप नॉर्मली समझते हो। फिर आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बायर्स भी आप पर फोर्स लगा सकता है, बायर्स भी आपको तंग कर सकता है, आप पे प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है। कैसे?
भैया बार्गेनिंग पावर इन्फ्लुएंस इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस। अगर बायर ही तो भैया किंग है, बोलता है नहीं जी मैं आपका नहीं खरीद रहा, वहां सस्ता मिल रहा है, मैं तो वहां जा रहा हूं, फिर क्या करोगे आप? बायर के पास सब्स्टिट्यूट आ गया कोई तो क्या करोगे आप? जैसे अभी पॉलीथीन बैग बिकते थे, है ना, अब पॉलीथीन बैन होती जा रही है। जो बेचने वाले लोग हैं, मतलब जो अब मान के चलो कि आप पॉलीथीन खरीदते थे पहले अपना सामान बेचने के लिए, अब आपके पास पेपर बैग आ गए हैं, तो भैया इंडस्ट्री शिफ्ट होगी ना पॉलीथीन से पेपर बैग पर। तो बायर अगर सारे के सारे बायर पॉलीथीन वाला बैग ना लेकर के वो शिफ्ट हो जाएंगे पेपर बैग की तरफ, तो इंडस्ट्री भी तो मूव कर जाएगी ना भाई। ठीक, इसमें ग्रुप्स बन जाते हैं, कार्टल्स बन जाते हैं, वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, बायर ग्रुपिंग कर लेते हैं, यूनियन बना लेते हैं बायर, तो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लीवरेज क्रिएट की जा सकती है व्हेन बायर्स हैव फुल नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट। अगर बायर को प्रोडक्ट के बारे में बहुत नॉलेज है तो भाई फिर गए काम से, फिर तो बायर कहेगा ठीक है भाई मैं किसी और से बनवा लूंगा, खुद ही बना लूंगा। ठीक है, तो वहां भी प्रेशर क्रिएट होता है। एक्सर्ट प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फर्म टू सिक्योर लोअर प्राइसेस, वो आप पर ज्यादा फोर्स कर सकते हैं ताकि आप उनको कम प्राइस पर माल दो। रोल ऑफ बायर इज मोर कंसंट्रेटेड देन सप्लायर्स। हालांकि ठीक है बायर कंसंट्रेट होते हैं बहुत ज्यादा, एक जगह पर सिमटे होते हैं, सप्लायर्स का रोल अलग है, बायर्स का रोल अलग है। तो स्पेंड लोड ऑन इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स, भैया जो आपको बहुत सारा इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स पे पैसा भी खर्च करना पड़ेगा बायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो बायर भी एक फोर्स है जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो माइकल पोर्टर ने ये समझाया था भाई, कंपटीशन में सिर्फ वो मत समझो कि बगल वाला जो दुकान पे माल बेच रहा है वही कॉम्पिटिटर है, आपका बायर भी बाप है, वो भी तंग कर सकता है, सप्लायर भी तंग कर सकता है, नए एंट्रेंट्स भी तंग कर सकते हैं। और राइवलरी दुश्मनी बिजनेस के अंदर में, भैया उसका तो ग्रुप बना लो, बंडल बना लो दुश्मनों का, इतना मोटा बंडल बन जाएगा, समझ गए मेरी बात? बैट बॉल से वो फुटबॉल बन जाएगा, इतना बड़ा बंडल बन जाएगा अगर दुश्मनों को इकट्ठा करोगे तो। अब दुश्मनी क्या हो सकती है, राइवलरी क्या हो सकती है? राइवलरी इन एग्जिट, देखो बैरियर्स टू एग्जिट, कुछ बिजनेस के अंदर में ऐसा भी होता है आप एग्जिट नहीं कर सकते, इजीली एग्जिट नहीं कर सकते। जैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बात करें तो अगर उसमें कोई कंपनी आ जाए वो इजीली बाहर भी नहीं जा सकती है भाई। ऐसा नहीं कि आज मन किया बिजनेस बंद तो धंधा बंद, चलो जी बाहर निकल गए, नहीं भैया, रूल्स रेगुलेशंस है। टेलीकम्युनिकेशन का लाइसेंस लिया था, उस लाइसेंस के तहत जब तक आप आसानी से निकल नहीं सकते हो बाहर, आपको सर्विस देनी पड़ेगी, फ्री सर्विस देनी पड़ेगी, कस्टमर को समझा करके आराम से आप बाहर निकलोगे, इतनी जल्दी नहीं निकल सकते हो। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें एग्जिट करना भी आसान नहीं होता। अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं जो दुश्मनी का काम करते हैं, आपके बहुत सारे इक्वल कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, वो भी आप पर फोर्स करेंगे। और उससे बड़ी प्रॉब्लम स्लो ग्रोथ विद इन द इंडस्ट्री, हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में पढ़ा था, अगर मान लो डिक्लाइन स्टेज चल रही है तो वो भी तो एक फोर्स है। अगर इंडस्ट्री डिक्लाइन स्टेज पर चल रही है तो भी तो एक फोर्स है, आपके ऊपर प्रेशर है उसको झेलने का, समझ गए मेरी बात? लीडर ऑफ इंडस्ट्री, अगर मान लो कोई कंपनी ऐसे जो लीडर है उस इंडस्ट्री की, तो भैया वो तो रोज ही कुछ ना कुछ तिकड़म लगाती रहेगी, आपके बिजनेस को परेशान करती रहेगी, क्योंकि लीडर के हाथ में बहुत चीजें होती हैं, प्राइस होता है, सेल्स होती है ना। तो भैया अगर प्राइस उसने कम कर दिया तो आपको मजबूरी में कम करना पड़ेगा, उसने कोई नया नियम लागू कर दिया, नई स्कीम लेकर आ गया तो आपको भी लानी पड़ जाएगी। ठीक है, फिर कई बार फिक्स कॉस्ट बहुत हाई होती है, तो ये भी राइवलरी का काम करती है, दुश्मनी का काम करती है आपके लिए, और ये परेशानी का काम करती है। ये सारे बंडल बना लो इन प्रॉब्लम्स को साथ में, ये भी एक फोर्स है जो बिजनेस पे इफेक्ट करता है। फिर आता है थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट तो आप जानते ही हो कि अगर कोई सब्स्टिट्यूट है आपकी जगह, जैसे थम्स अप की जगह पेप्सी आ गई, पेप्सी की जगह कोका कोला आ गया बेवरेजेस के अंदर में, तो ये सब्स्टिट्यूट्स हैं जो लोग यूज करते हैं। कई बार इसमें प्राइस एडवांटेज मिल जाता है, भाई पेप्सी जो है आपकी अब थम्स अप लेने के वो 250 ml की मिल रही है, लेट सपोज 20 रुपए की, और पेप्सी ने 400 ml कर दिया 20 रुपीज के अंदर में, तो प्राइस एडवांटेज मिल गया, तो भैया परेशानी शुरू। कई बार प्राइस आपका बहुत लिमिटेड होता है, प्रॉफिट्स आपके बहुत लिमिटेड होते हैं, आप उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट इंडिकेट प्रॉफिट प्रेशर, और सब्स्टिट्यूट तो भैया हमेशा आप पे प्रॉफिट प्रेशर बना के रखेगा। मान लो पेप्सी ने 400 ml की बॉटल है 20 रुपीज़ की कर दी, और थम्स अप की जो बॉटल है वो 20 रुपीज़ की है लेकिन 250 ml है। देखिए 20 रुपीज़ दोनों बेच रहे हैं, लेकिन एक बेच रहा है 250 ml और एक बेच रहा है 400 ml। अब भाई 400 ml वाला कितना प्रॉफिट कमा रहा है आपको नहीं पता, हो सकता है उसके खर्चे कम हो, वो प्रॉफिट निकाल पा रहा हो, लेकिन अगर आप 250 ml से 400 ml पे पहुंच गए तो आपका तो प्रॉफिट ही नहीं बचेगा, तो भाई फिर प्रॉफिट प्रेशर क्रिएट हो गया आपके ऊपर में। और सब्स्टिट्यूट है क्योंकि वो बिक रहा है, तो आपको भी कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया आप कहाँ खड़े हो रहे हो। तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, तो ये 5 जो टॉपिक्स थे ये थे फोर्सेस
अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, जो आपके बिजनेस पर एग्जर्ट कर सकते हैं, प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, आप बिजनेस की बैंड बजा सकते हैं। अगला टॉपिक आता है अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस, की पॉइंट्स, कि कोई इंडस्ट्री में अगर आप जा रहे हो तो वो अट्रैक्टिव है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, है ना। मान लो आप टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जा रहे हो, आप फिल्म इंडस्ट्री में जा रहे हो, आप गारमेंट्स इंडस्ट्री में जा रहे हो, शूज की इंडस्ट्री में जा रहे हो, ठीक है, आप कोल इंडस्ट्री में जा रहे हो, पेपर इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा ना। उसके लिए कुछ फैक्टर्स हम देखेंगे यहाँ पर। फैक्टर्स कौन कौन से इंक्लूड होंगे, उसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, उसके कॉम्पिटिटिव फोर्सेस क्या है, और इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन कितना है, 5%, 10%, 20%, 40%, 50% या 2%। भाई हर इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग होता है, कंपटीशन फोर्सेस अलग अलग होते हैं, ग्रोथ पोटेंशियल अलग होती है, वो आपको चेक करना चाहिए। आपको इश्यूज आइडेंटिफाई करने चाहिए, कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए कि वो एक्चुअल में अट्रैक्टिव है भी कि नहीं आपके एंगल से, ठीक है। कंसीडर अट्रैक्टिवनेस इज रिलेटिव, मतलब कोई इंडस्ट्री अट्रैक्टिव होगी कि नहीं होगी ये डिपेंड करेगा, इससे रिलेटिव टर्म। फॉर एग्जाम्पल आप पिक्चर देखने गए, अब हो सकता है आपको पिक्चर बहुत पसंद आई हो, लेकिन हो सकता है कि आपके दोस्त को बिल्कुल पसंद आई हो। तो एक ही चीज है, आपको बहुत पसंद आ रही है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। तो ऐसे ही इंडस्ट्री अट्रैक्टिव हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है आपके ऊपर। वॉट मे बी अनअट्रैक्टिव टू द वीकर मे बी अट्रैक्टिव टू द स्ट्रॉन्गर। बे कंपनी उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत कमजोर है, उसको लगता है ये इंडस्ट्री बहुत अनअट्रैक्टिव है क्योंकि यहाँ बहुत पैसा लगता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसी कंपनी है जिसके पास पैसा ही पैसा है, बहुत पैसा है, तो उसको हो सकता है वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव लगे, उसको लगे कि यार इतना पैसा लगा के मार्जिन भी तो अच्छा कमाएंगे। तो व्हाट मे बी अट्रैक्टिव टू वन मे नॉट बी अट्रैक्टिव टू अनदर। कॉम्पिटिटिव पोजीशन इंक्लूड एक्सपेंडिंग सेल्स एफर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपटीशन में आपको सेल्स को एक्सपेंड करने के लिए कितने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और कितनी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, ये चेक करना उस इंडस्ट्री में जरूरी है। इफ इंडस्ट्री इज अनअट्रैक्टिव, अगर आपको लगता है कि इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव है तो भैया इन्वेस्ट बड़ा सावधानी से करना, पैसा डूब सकता है। और आप एक काम भी कर सकते हो, किसी कंपनी के साथ एक्वायर कर लो, किसी को खरीद लो, कोई छोटी कंपनी है तो उसको एज इट इज खरीद लो, या किसी बड़ी कंपनी के साथ मर्ज हो जाओ। अगर आपको लगता है उस इंडस्ट्री में काम भी करना है, वो अनअट्रैक्टिव भी है, तो भैया ऑप्शन है, ध्यान से पहले इन्वेस्ट करो, नहीं तो एक काम करो किसी कंपनी को खरीद लो, अगर वो भी नहीं कर सकते किसी कंपनी के साथ मर्ज हो जाओ, ठीक है। फिर आता है एक्सपीरियंस कर्व। देखो एक्सपीरियंस कर्व बहुत आसान सी चीज है और ये आप लोगों को भी मालूम है। जैसे ये एक्सपीरियंस कर्व होता है, मतलब ये हमारी कॉस्ट है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस लाइफ में होता चला जाता है कॉस्ट कम होती चली जाती है, कॉस्ट रिड्यूस होती जा रही है, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस कर्व। जैसे आप भी अब आपको भी एक्सपीरियंस होता जा रहा है लर्निंग करने का, तो आपको टाइम भी कम लगता होगा लर्निंग करने के अंदर में, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो गई होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से हमारी कॉस्ट कम होती है, उसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस कर्व। अब अगर इस पर नोट आ जाए तो कैसे लिखोगे आप, एफिशिएंसी इंक्रीजेस थ्रू रिपीटेटिव प्रोडक्टिव वर्क। अगर आप कोई काम को रिपीटेशन में बार बार कर रहे हो तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। इसमें एक्स फैक्टर क्या है कि यूनिट कॉस्ट डिक्रीजेस एज ए फर्म एक्यूमुलेट एक्सपीरियंस। जैसे जैसे फर्म को एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे इसकी यूनिट कॉस्ट क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाती है। इसमें एक एडवांटेज क्या मिलता है ओवर कॉम्पिटिटर, क्योंकि अगर कोई नया कॉम्पिटिटर है उसको एक्सपीरियंस तो होगा नहीं ना, वो एक्सपीरियंस खरीद सकता है, तो प्रोबेबली उसकी कॉस्ट आपकी कॉस्ट से ज्यादा होगी। तो एक तरीके से वो एंट्री बैरियर बन जाएगा उसके लिए, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है मान लो और आप 10 रुपए में एक सामान बना पा रहे हो और नया पर्सन बिजनेस में आएगा तो वो उसकी कॉस्ट 15 रुपए के आसपास आएगी, क्योंकि उसको भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो कॉस्ट कम नहीं कर सकता, धीरे धीरे वो 10 पर लेकर आएगा। लेकिन मान लो मार्केट में प्रोडक्ट 12 रुपए का बिकता है तो ये बेचारा तो एंटर ही नहीं करेगा ना, क्योंकि 15 रुपए तो उसकी कॉस्ट आ रही होगी। आप बेच पाओगे क्योंकि आप अपनी कॉस्ट को कहां तक लेके 10 रुपए पर, और आप कितने पे बेच रहे हो 12 रुपए पर। तो एक तरीके से नए एंट्रेंट्स के लिए ये क्या हो जाएगा, एंट्री बैरियर क्रिएट कर देगा। एक्सपीरियंस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर इन लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर होता है। रेलेवेंट इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, यार एक्सपीरियंस तो हर जगह काम करता है ना, फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या और आपकी स्ट्रैटेजी क्या। बिल्डिंग मार्केट शेयर एंड डिस्करेज कॉम्पिटिशन, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप स्ट्रैटेजिकली मैनेजमेंट आराम से कर सकते हो, मार्केट शेयर को बिल्ड कर सकते हो और कंपटीशन को डिस्करेज कर सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है।
और टेंड टू हैव लोअर यूनिट कॉस्ट गेनिंग कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज। आपकी यूनिट कॉस्ट कम होगी और आपका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आप कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज उठा सकते हो एंड यू कैन बिकम एक्सपर्ट बाय हैविंग एक्सपीरियंस कर्व गाइस। तो अभी याद रहेगा आपको, अगर मान लो एक्सपीरियंस कर्व पे कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैन यू डिस्क्राइब ऑल दीज पॉइंट्स माय लव। बेटा समझ आ रहा है माय डियर। ये एक्सपर्ट जो है, एक्सपर्ट का मतलब समझ आ गया, एक्सपर्ट का मतलब समझ आ गया माय डियर कि आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स आपको सारे लिख करके आने हैं। चलिए आगे चलते हैं। वैल्यू क्रिएशन क्या होता है, पहले इसको एक एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। व्हाट इज वैल्यू क्रिएशन। देखो ये फर्म की कॉस्ट होती है, मान लो ये फर्म की कॉस्ट है, ठीक है। लेट सपोज फर्म की कॉस्ट आ रही है 40 रुपीज, ठीक है। ये फर्म का प्राइस है, फर्म उसको 50 रुपए में बेच रही है, तो आपका मार्जिन कितना हो गया, 10 रुपए का मार्जिन हो गया। दिस इज कॉल्ड फर्म्स मार्जिन। आप 40 की चीज बना रहे हो और 50 की बेच रहे हो, आप 10 रुपए कमा रहे हो, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु अगर आप कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करके दे दो, समझ के मेरी बात, आप कस्टमर को वैल्यू क्रिएशन करके दे दो, कुछ एडिशन करके दे दो, उसको ये फील हो कि यार ये 50 की चीज नहीं है, 80 में मिलती तो भी मैं खरीद लूंगा, ये इतनी बढ़िया चीज है, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा मार्जिन कमा सकते हो, कस्टमर सरप्लस कमा सकते हो, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी प्राइस बैंड। ये जो डिफरेंस है ना, आप इसको मान लो आप इसको 55 में बेच रहे हो, ठीक है। कितने बेच रहे हो, 55 रुपीज में बेच रहे हो आप, 5 रुपए का मार्जिन आपने एडिशन कर दिया, तो आप कितना कमा पा रहे हो, 15 रुपए एक्स्ट्रा कमा पा रहे हो। आई मीन 10 रुपए तो आप पहले कमा रहे थे, 5 रुपए आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो आपका प्रॉफिटेबल प्राइस बैंड 10 रुपए से क्या हो गया, 15 रुपए। लेकिन ये किसकी वजह से होता है, वैल्यू क्रिएशन। अब ये वैल्यू क्रिएशन क्या होता है, हल्दीराम का नाम तो आपने सुना होगा, राइट। अब हल्दीराम जो है, हल्दीराम का वैल्यू क्रिएशन किया हुआ, उसके प्रोडक्ट्स, उसकी क्वालिटी, उसका अवेलेबिलिटी, अगर आप देखो आपको हर जगह पर, हर सड़क पे, चलती सड़क पे भी आपको हल्दीराम का आलू भुजिया मिल जाएगी, उसके चिप्स मिल जाएंगे आपको। मेरी बात समझ रहे हो, क्वालिटी A1, ब्रांडिंग A1, नाम बहुत बढ़िया, प्राइस बहुत कम, क्वालिटी बहुत अच्छी। तो अब आपको क्या लगता है, यार ये थोड़ा एक्स्ट्रा भी देगा तो हम ले लेंगे, है ना। दैट इज कॉल्ड वैल्यू क्रिएशन। अब वैल्यू क्रिएशन को हम एग्जाम में कैसे डिफाइन करेंगे, एक तो ये आप चार्ट बना के आ सकते हो, ठीक है। अब वैल्यू क्रिएशन में नोट जरा देखो क्या लिखना है, हल्दीराम, इसी से आप पूरा वैल्यू क्रिएशन एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। It helps in understanding competitive advantage by dividing primary and supporting activities। देखो आप वैल्यू क्रिएशन कैसे कर सकते हो, हमने माइकल पोर्टर का वैल्यू चेन एनालिसिस पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो आप प्राइमरी एक्टिविटी, सपोर्टिंग एक्टिविटीज में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करो, जिससे कस्टमर को फायदा नजर आए, ठीक है। आप कस्टमर को अगर हर जगह पर चीज अवेलेबल करा रहे हो, घर पे भी अवेलेबल करा रहे हो, ऑफलाइन भी अवेलेबल करा रहे हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल करा रहे हो, जल्दी अवेलेबल करा रहे हो, तो वो भी एक छोटा सा इंप्रूवमेंट है, आप वैल्यू क्रिएशन कर सकते हो। इसका एम क्या होता है बेटा, एम होता है टू अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस बाय सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो आप जब वैल्यू क्रिएशन करते हो तो इतना आसान नहीं होता, ये एक बहुत सस्टेनेबल एडवांटेज होता है जो आप कॉम्पिटिशन में लॉन्ग टर्म तक गेन कर सकते हो। इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सुपीरियर हो जाती है, आप सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी कमा सकते हो। ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वैल्यू कस्टमर प्लेसेस ऑन कंपनी प्रोडक्ट, यानी कंपनी के प्रोडक्ट पर हमारा जो कस्टमर है वो क्या वैल्यू पुट करता है, उसके हिसाब से आपके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू हो सकती है। दूसरा, प्राइस दैट ए कंपनी चार्जेस, कंपनी क्या प्राइस चार्ज करना चाहती है, और तीसरा उसकी कॉस्ट, ठीक है। ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि आप वैल्यू क्रिएशन कितना कर पा रहे हो। आपकी देखो वैल्यू क्रिएशन करने के लिए आप अपनी कॉस्ट को भी कम कर सकते हो, आप प्राइस को भी इंप्रूव कर सकते हो, उसके अंदर में कम चार्ज कर सकते हो। अगर आपकी कॉस्ट कम है तो प्राइस कम कर सकते हो, तो आप वैल्यूएशन दे सकते हो, कस्टमर को सस्ती चीज दे रहे हो आप, ठीक है। और दूसरा, अगर कस्टमर को लगता है कि भैया आपका प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है विद द अदर प्रोडक्ट्स, तो वो भी वैल्यू क्रिएशन प्लेस करता है, एंड कस्टमर इज रेडी टू पे यू मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। इट इज एन एक्टिविटी बाय फर्म टू इंक्रीज एंटायर बिजनेस सिस्टम, आप पूरे बिजनेस सिस्टम को आप इंक्रीज कर सकते हो, उसको रिफाइन कर सकते हो। इट रिफ्लेक्ट्स द यूटिलिटी अ कस्टमर गेट फ्रॉम द प्रोडक्ट। देखो वैल्यू क्रिएशन ना उसकी यूटिलिटी पे डिपेंड करता है, अगर कस्टमर के लिए आपके प्रोडक्ट की यूटिलिटी बढ़ती जा रही है तो वो वैल्यू आपके प्रोडक्ट को देगा एंड विल बी रेडी टू पे एनीथिंग। अ कस्टमर वांट टू पे ओवर एंड अबव द प्राइस इज ड्यू टू वैल्यू क्रिएशन। माइकल पोर्टर, देखो वही बात आ गई ना, माइकल पोर्टर सजेस्टेड डिफरेंशिएशन और
कॉस्ट एडवांटेज कैन जनरेट वैल्यू क्रिएशन। या तो आप कॉस्ट को कम करो या फिर कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन करो कि भाई दूसरी कंपनियां वो चीज दे ही ना पाए। दैट इज कॉल्ड वैल्यू क्रिएशन। ठीक है, तो वैल्यू क्रिएशन में टॉपिक अगर आता है तो आपने वो चार्ट बनाकर आना है। ठीक है, और वैल्यू क्रिएशन में सारे पॉइंट्स लिखकर आने हैं। इससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है, सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी होती है। 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। इससे पूरा फर्म का सिस्टम इंक्रीज हो जाता है और ये डिपेंड करता है यूटिलिटी के ऊपर में, एंड यू कैन चार्ज ओवर एंड अबव द प्राइस। और इसके लिए माइकल पोर्टर ने 2 स्ट्रैटेजियां सजेस्ट की थी, या तो कॉस्ट को कम कर दो या फिर डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दो, कुछ नया क्रिएट कर दो। अब आता है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या होता है, यानी कंपटीशन का दायरा। क्या आप पूरी दुनिया आपकी कॉम्पिटिटर है? क्या पूरा वर्ल्ड आपका कॉम्पिटिटर है? आपके कॉम्पिटिटर में कौन कौन आते हैं? उस लैंडस्केप के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और आपको याद है हमने गर्ल के बारे में डिस्कस किया था शुरू में, जिसके गालों में डिंपल था, उसका नाम है रिया। ठीक है, तो आर से रिक्वायर्स एन एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। अगर कंपटीशन को फाइंड आउट करना है तो आप में इंटेलिजेंट भी होने चाहिए ये फाइंड आउट करने के लिए कि भाई कौन कौन कॉम्पिटिटर है। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हो तो आप दुश्मन को भी नहीं ढूंढ पाओगे। समझ गए मेरी बात कि आपका दुश्मन कौन कौन है? इट इज ए बिजनेस एनालिसिस दैट आइडेंटिफाइज कॉम्पिटिटर्स, उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, उनकी कोर वैल्यूज क्या है, नीश मार्केट क्या है आपके कॉम्पिटिटर की, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। ये सब कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का पार्ट होता है। और ये तभी हो पाएगा जब आप इंटेलिजेंट हो गए इतने कि आप ये सब यूज कर पाओ, एनालाइज कर पाओ। आपको क्या करना होगा? एन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ फर्म्स कॉम्पिटिशन हेल्प्स टू असेस कॉम्पिटिटर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड चूज स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली। आपको उनकी वीकनेस को, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस को फाइंड आउट करो और अपनी स्ट्रैटेजी को अकॉर्डिंगली बनाओ। राइट, फिर आता है स्टेप्स टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। अगर आपको कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप समझना है तो इसके लिए स्टेप्स क्या हो सकते हैं? पहला, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करो, अंडरस्टैंड करो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? मार्केट रिसर्च के रिपोर्ट्स को ढूंढ सकते हो, उससे आपको कॉम्पिटिटर के बारे में काफी बातें पता चल जाएंगी। इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, न्यूज़पेपर के में जो कॉलम्स आते हैं उससे भी आप कॉम्पिटिटर के बारे में जान सकते हो। सोशल मीडिया आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, वहां से भी आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में बहुत सारी बातें पता चल सकती हैं, इंडस्ट्री रिपोर्ट से पता चल सकती हैं। इसके अलावा मार्केट शेयर अगर आप किसका कितना है उससे भी आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा कॉम्पिटिटर बड़ा, कौन सा छोटा, किसका शेयर बढ़ रहा है, किसका कम हो रहा है। यू कैन डू दिस। इसके अलावा कॉम्पिटिटर्स की जो स्ट्रेंथ है उसको ऑर्गेनाइज करो, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, उनका प्राइस एडवांटेज क्या है, वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, उनका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कितनी स्ट्रेंथ है, यानी कितने की पीपल है जो उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं जो बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपर्ट है। ठीक है, डिटरमाइन कॉम्पिटिटर्स वीकनेस, कॉम्पिटिटर की वीकनेस को फाइंड आउट करो। ठीक है, एरियाज वेयर दे आर लैकिंग और वीक, और उन सारी इंफॉर्मेशन को लिस्ट करो, तभी आपको पता चलेगा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। तो इसके लिए कोड यूज करना है आपको, वर्ड। इस कोड से आप सारे पॉइंट्स को बहुत इजीली अपने एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसा लगा भाई चैप्टर? अगर ये सारे नोट्स को आप एक पेज पर लिख लो और उसको बार बार अगर आप रिकॉल करोगे ना, मैं सीरियसली बता रहा हूं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को रिकॉल करने में ज्यादा से ज्यादा आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे बस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर।